मिल्क पाउडर पूरे देश की कई रसोइयों में पाया जाने वाला एक आम आइटम है। हम इसे हर जगह देखते हैं, छोटी चाय की शॉपों से लेकर बड़े सुपरमार्केट तक। फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी के बावजूद कई लोगों के मन में इसके बारे में सवाल और डर होते हैं। वे सोचते हैं कि क्या यह सचमुच ताजे दूध जितना हेल्दी है। कुछ लोग चिंता करते हैं कि यह एक नकली या केमिकल प्रोडक्ट है। एक आम धारणा है कि लिक्विड दूध को एक महीन पाउडर में बदलने के लिए कुछ अननेचुरल करना पड़ता है जो फाइनों तक चलता है। ये डाउट्स अक्सर क्लियर इंफॉर्मेशन की कमी से आते हैं, जिससे लोग इस बात पर शक करते हैं कि वे अपने परिवारों को क्या खिला रहे हैं। ये अनसर्टेनिटी डाउट का एक बादल बनाती है जो एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट पर मंडराता है। सवाल यहीं खत्म नहीं होते। कई पेरेंट्स खासकर चिंतित रहते हैं, क्या मिल्क पाउडर बच्चों के लिए सेफ है? क्या इसे बनाने की प्रक्रिया उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देती है जिनके लिए दूध जाना जाता है? अफवाहें और ऑनलाइन रूमर्स अक्सर यह सजेस्ट करते हैं कि पाउडर को प्रिजर्व करने के लिए हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं। लोग प्लास्टिक या चाक मिलाने की कहानियां सुनते हैं, जिससे वे और भी डर जाते हैं। ये डर अंडरस्टैंडिंग में लायक हैं, क्योंकि हर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा चाहता है। जब हमें अपने भोजन के बनने की पूरी कहानी नहीं पता होती, तो हमारा दिमाग सबसे खराब पॉसिबल सिनेरियो की कल्पना कर सकता है, जिससे मिल्क पाउडर जैसे प्रोसेस्ड फूड के प्रति आम तौर पर अविश्वास पैदा होता है। एक और बड़ी चिंता इस्तेमाल किए गए दूध की क्वालिटी और प्योरिटी के बारे में है। ये दूध कहां से आता है? क्या इसे हेल्दी, अच्छी तरह से देखभाल किए गए जानवरों से इकट्ठा किया जाता है, या यह लो क्वालिटी का दूध है जिसे ताजा नहीं बेचा जा सकता था? लोग बड़ी इम्पर्सनल फैक्ट्रियों की कल्पना करते हैं, जहां क्वांटिटी के लिए क्वालिटी की बलि दी जा सकती है। ये विचार कि पुराने या खराब दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे पाउडर में बदलकर छिपाया जा सकता है, कई कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ी चिंता है। ये डर केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, बल्कि ठगा हुआ महसूस करने के बारे में भी है। कंज्यूमर्स जानना चाहते हैं कि वे जो पैसा खर्च करते हैं वो एक जेन्युइन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए है, जो उनके और उनके प्रियजनों के लिए सेफ और न्यूट्रिशियस है। ये चिंताएं कई आम मिथ्सों को जन्म देती हैं। कुछ मानते हैं कि मिल्क पाउडर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, या हमारे शरीर के लिए ताजे दूध की तुलना में इसे पचाना मुश्किल होता है। एक परसेप्शन यह भी है कि यह असली चीज का गरीब आदमी का सब्स्टिट्यूट है, जिसमें खेत से ताजे दूध की पौष्टिक अच्छाई की कमी होती है। ये व्यापक मान्यताएं, चाहे सच हों या नहीं, यह तय करती हैं कि लोग मिल्क पाउडर को कैसे देखते और इस्तेमाल करते हैं। आज हमारी जर्नी का पर्पस फैक्ट ट्री के अंदर जाना, प्रोसेस पर प्रकाश डालना और फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करना है। सच्चाई को अंडरस्टैंडिंग कर हम डर और गलत जानकारी से गाइडेड होने के बजाय इन्फॉर्म चॉइस कर सकते हैं। लिक्विड से पाउडर बनने का सफर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ताजे दूध से शुरू होता है। रेपुटेड फैक्ट्रियां अपना दूध डेयरी फार्मर्स के नेटवर्क से लेती हैं। जिस मोमेंट ये कच्चा दूध फैक्ट्री में आता है, यह अपना पहला और सबसे क्रिटिकल टेस्ट पास करता है। क्वालिटी, प्योरिटी और सेफ्टी के लिए सैंपल लिए जाते हैं। एक लैबोरेटरी में साइंटिस्ट दूध में फैट और प्रोटीन कंटेंट जैसी चीजों के लिए टेस्ट करते हैं। वे किसी भी बैक्टीरिया या इम्प्यूरिटीज के लिए भी चेक करते हैं। केवल वही दूध जो इन कड़े क्वालिटी चेक को पास करता है, उसे आगे बढ़ने दिया जाता है। ये इनिशियल स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल पाउडर की क्वालिटी पूरी तरह से शुरुआती दूध की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। एक बार जब दूध अप्रूव हो जाता है, तो अगला स्टेप पाश्चराइजेशन है। आपने रेगुलर पैक्ड दूध के संबंध में यह टर्म सुना होगा। यह एक सिंपल हीटिंग प्रोसेस है, जहां दूध को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, आमतौर पर लगभग 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए जल्दी से गर्म किया जाता है। यह प्रोसेस दूध को पकाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए है जो मौजूद हो सकता है। पाश्चराइजेशन दूध को कंजम्पशन के लिए सेफ बनाता है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी मदद करता है। यह डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर है, जो यह एंश्योर करता है कि पाउडर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध शुरुआत से ही क्लीन और हाइजीनिक हो। पाश्चराइजेशन के बाद दूध को कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। यह एक बड़ी मशीन में किया जाता है, जिसे इवेपोरेटर कहते हैं। इवेपोरेटर के अंदर वैक्यूम के तहत एक हल्की गर्मी लगाई जाती है। वैक्यूम दूध में पानी को नॉर्मल से बहुत कम टेम्परेचर पर उबालने की अनुमति देता है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दूध को पकाए बिना या उसके न्यूट्रिएंट्स को नुकसान पहुंचाए बिना लगभग आधा पानी निकाल देता है। दूध
एक गाढ़ा कंडेंस्ड लिक्विड बन जाता है, लगभग एक गाढ़े सिरप जैसा। ये स्टेप एसेंशियल है क्योंकि ये अगले स्टेज ड्राइंग प्रोसेस को बहुत अधिक एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है, जिससे समय और एनर्जी दोनों की बचत होती है। फाइनल और सबसे मैजिकल स्टेप को स्प्रे ड्राइंग कहा जाता है। गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड दूध को एक बहुत ऊंचे गर्म चैम्बर के टॉप पर पंप किया जाता है, जिसे स्प्रे ड्रायर कहते हैं। यहां इसे छोटे नोजल के माध्यम से स्प्रे किया जाता है, जिससे दूध की बूंदों की एक महीन धुंध बनती है। जैसे जैसे यह धुंध चैम्बर से नीचे गिरती है, यह गर्म सूखी हवा के करंट से मिलती है। गर्म हवा तुरंत प्रत्येक छोटी बूंद से बचे हुए पानी को इवेपोरेट कर देती है, जिससे दूध पाउडर के महीन सूखे कण पीछे रह जाते हैं। ये कण चैम्बर के बॉटम में गिरते हैं, जहां उन्हें इकट्ठा किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में होती है, जो दूध के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बनाए रखने में मदद करती है। इसका रिजल्ट वह परिचित मिल्क पाउडर है जिसे हम पैकेज में देखते हैं। लोगों के सबसे बड़े सवालों में से एक यह है कि मिल्क पाउडर में क्या मिलाया जाता है। कई लोगों को डर है कि इसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स की एक लंबी लिस्ट मिलाई जाती है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो सके। हालांकि सच्चाई बहुत सिंपल और कम डरावनी है। एक स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी मिल्क पाउडर में प्राइमरी गोल दूध की नेचुरल अच्छाई को बनाए रखना होता है, न कि अननेसेसरी सब्सटेंस को ऐड करना। मिल्क पाउडर की लंबी शेल्फ लाइफ एक सिंपल फैक्ट से आती है। लगभग सारा पानी निकाल दिया गया है। बैक्टीरिया, मोल्ड और यीस्ट जो भोजन को खराब करते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी के बिना पाउडर अपने आप में लंबे समय तक स्टेबल और सेफ रहता है। तो असल में क्या मिलाया जाता है? कई मामलों में, खासकर फैमिली न्यूट्रिशन या बच्चों के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरर एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स के साथ मिल्क पाउडर को फोर्टिफाई करते हैं। ये हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कॉमन एडिशन में विटामिन ए शामिल है, जो विजन और इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, और विटामिन डी, जो मजबूत हड्डियों के लिए हमारे शरीर को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करने के लिए क्रूशियल है। ये विटामिन्स हीटिंग प्रोसेस के दौरान कभी कभी थोड़े कम हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें वापस जोड़ने से यह इंश्योर होता है कि फाइनल प्रोडक्ट ताजे दूध जितना ही न्यूट्रिशियस या उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशियस है। विटामिन्स के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड मिल्क पाउडर में आयरन और जिंक जैसे अन्य मिनरल्स भी हो सकते हैं, खासकर वे जो बढ़ते बच्चों या स्पेसिफिक डाइटरी नीड्स वाले लोगों के लिए फॉर्म्युलेट किए गए हैं। कभी कभी सोया लेसिथिन जैसे इमल्सिफायर नामक एक इंग्रेडिएंट को बहुत कम मात्रा में मिलाया जा सकता है। एक इमल्सिफायर का काम पाउडर को पानी में बिना गुच्छे बनाए आसानी से घुलने में मदद करना है। यह फैट और पानी को एक साथ स्मूथली मिक्स होने में मदद करता है, जिससे आपको दूध का एक कंसिस्टेंट ग्लास मिलता है। ये इंग्रेडिएंट्स भारत में FSSAI जैसे फूड सेफ्टी अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव्ड हैं और बहुत कम सेफ क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। वे हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स या डेंजरस केमिकल्स नहीं हैं। ये अंडरस्टैंडिंग ना इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं मिलाया जाता है। एक रेगुलेटेड और रेपुटेड फैक्ट्री में चाक, यूरिया या मेलामाइन जैसे हार्मफुल सब्सटेंस के लिए कोई जगह नहीं है। ये इलीगल और डेंजरस एडल्ट्रेंट्स हैं जो कभी कभी नकली या ब्लैक मार्केट प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, लेकिन वे स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे कंटैमिनेशन को रोकने के लिए कड़े कानून और रेगुलर इंस्पेक्शन मौजूद हैं। जब आप एक भरोसेमंद ब्रांड से मिल्क पाउडर खरीदते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि पैकेज पर इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको पूरी कहानी बताती है। एडिशन, न्यूट्रिशन और यूजेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मिल्क पाउडर का सबसे ऑब्वियस बेनिफिट इसकी इनक्रेडिबली लंबी शेल्फ लाइफ है। ताजे दूध के विपरीत, जो रेफ्रिजरेटेड होने पर भी कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है, मिल्क पाउडर का एक अनओपन पैकेट कई महीनों तक, कभी कभी तो 1 साल से भी ज्यादा समय तक चल सकता है। यह इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पानी निकालने से उन माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोका जाता है जो खराब होने का कारण बनते हैं। यह इसे एक बहुत ही भरोसेमंद पेंट्री स्टेपल बनाता है। आपको जब भी जरूरत हो, दूध उपलब्ध हो सकता है बिना उसके खराब होने की चिंता किए। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से यूजफुल है जो हर दिन दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या उन लोगों के लिए जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां ताजे दूध तक डेली एक्सेस मुश्किल या महंगा है। यह लंबे समय तक चलने वाला नेचर मिल्क पाउडर को संकट के समय में
एक वाइटल रिसोर्स बनाता है। बाढ़, अर्थक्वेक या चक्रवात जैसी नेचुरल डिजास्टर के दौरान ताजे भोजन के लिए सप्लाई चेन अक्सर बाधित हो जाती है। इन सिचुएशंस में रिलीफ एजेंसीज अफेक्टेड लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मिल्क पाउडर जैसे नॉन पेरिशेबल फूड पर निर्भर करती हैं। यह हल्का होता है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है और इसे दूर दराज के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जहां रेफ्रिजरेशन के लिए बिजली नहीं होती है। इस तरह मिल्क पाउडर एक लाइफलाइन बन जाता है जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो बहुत जरूरी प्रोटीन, कैल्शियम और कैलोरी डिलीवर करता है। मिल्क पाउडर ट्रैवलर्स, हाइकर्स और कैंपर्स का भी दोस्त है। लंबी जर्नी पर लिक्विड दूध ले जाना अव्यावहारिक और गंदा होता है। मिल्क पाउडर दूसरी ओर कॉम्पैक्ट और हल्का होता है। यह लोगों को चाय, कॉफी या एक न्यूट्रिशियस ड्रिंक का आनंद लेने की अनुमति देता है, भले ही वे किसी भी दुकान से बहुत दूर हो। शिशुओं के साथ यात्रा करने वाले पेरेंट्स के लिए इन्फेंट फॉर्मूला, जो एक स्पेशलाइज्ड प्रकार का मिल्क पाउडर है, एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। यह एंश्योर करता है कि बच्चा कंसिस्टेंट और सेफ न्यूट्रिशन प्राप्त करे, चाहे वे कहीं भी हों। यह कन्वीनियंस और पोर्टेबिलिटी इसे चलते फिरते लोगों के लिए एक इनवैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है। डायरेक्ट कंजम्पशन के अलावा मिल्क पाउडर वाइडर फूड इंडस्ट्री के लिए एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट है। इसका उपयोग चॉकलेट, आइसक्रीम, दही, ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स, मिठाई, केक और बिस्कुट जैसे बेक्ड गुड्स और यहां तक कि नमकीन सॉस सहित कई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। मिल्क पाउडर का उपयोग करने से मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी, टेक्सचर और शेल्फ लाइफ पर बेहतर कंट्रोल मिलता है। यह दूध की रिचनेस को एक स्टेबल, स्टोर करने में आसान रूप में प्रोवाइड करता है। मिल्क पाउडर के बिना आज हम जिन पैक्ड फूड का आनंद लेते हैं, उनमें से कई को बनाना बहुत मुश्किल और महंगा होगा, जो हमारे डेली लाइफ में इसके छिपे हुए इंपॉर्टेंस को उजागर करता है। जबकि मिल्क पाउडर आमतौर पर सेफ और यूजफुल है, इसके संभावित नुकसान भी हैं। एक चिंता ईमानदारी से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान न्यूट्रिएंट्स का हल्का नुकसान है। पाश्चराइजेशन और स्प्रे ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली गर्मी हालांकि सावधानी से कंट्रोल की जाती है, कुछ हीट सेंसिटिव विटामिन्स जैसे विटामिन B12 और विटामिन C के लेवल को कम कर सकती है। यही वजह है कि कई मैन्युफैक्चरर इन विटामिन्स को वापस मिलाकर पाउडर को फोर्टिफाई करते हैं। हालांकि यदि आप एक नॉन फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर का सेवन कर रहे हैं, तो यह ताजे पाश्चराइज्ड दूध की तुलना में कुछ पहलुओं में थोड़ा कम पौष्टिक हो सकता है। यह एक छोटा सा ट्रेड ऑफ है, वास्तव में कन्वीनियंस और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए जो यह प्रदान करता है। पैकेट खोलने के बाद अनुचित स्टोरेज से एक बड़ा रिस्क आता है। मिल्क पाउडर अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसका मतलब है कि यह हवा से नमी को आसानी से अब्सॉर्ब्स। यदि कंटेनर ठीक से सील नहीं किया गया है या यदि इसे स्टोव या सिंक के पास जैसी नमी वाली जगह पर स्टोर किया जाता है, तो पाउडर नमी को सोख सकता है। इससे यह लम्प्सदार हो सकता है और अधिक खतरनाक रूप से बैक्टीरिया और मोल्ड को बढ़ने दे सकता है, जिससे प्रोडक्ट खराब हो सकता है और सेवन के लिए अनसेफ हो सकता है। पाउडर निकालने के लिए गीले चम्मच का उपयोग करने से भी नमी और कंटेमिनेशन हो सकता है, जिससे वही समस्या हो सकती है। इसलिए प्रॉपर स्टोरेज केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। एडल्ट्रेशन का खतरा एक गंभीर मुद्दा है, हालांकि यह स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तुलना में इल्लीगल एक्टिविटीज से अधिक संबंधित है। बेईमान विक्रेता अपने वजन और मुनाफे को बढ़ाने के लिए मिल्क पाउडर में चाक पाउडर, स्टार्च या यहां तक कि यूरिया जैसे हार्मफुल केमिकल्स जैसी सस्ती चीजें मिला सकते हैं। ये एडल्ट्रेंट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेपुटेड ब्रांड्स और भरोसेमंद रिटेलर्स से मिल्क पाउडर खरीदें। खुले पाउडर या ऐसे पैकेजेस खरीदने से बचें जो छेड़छाड़ के हुए लगते हैं। FSSAI सर्टिफिकेशन और पैकेज पर एक प्रॉपर सील की जांच करना इन रिस्क से खुद को बचाने के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। आखिर में प्रोडक्शन या पैकेजिंग के दौरान कंटेमिनेशन का एक छोटा सा रिस्क होता है, जबकि फैक्ट्रियां सख्त हाइजीन स्टैंडर्ड्स का पालन करती हैं, जिन्हें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या GMP के नाम से जाना जाता है। साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया के प्रोडक्ट में प्रवेश करने की हमेशा एक छोटी सी पॉसिबिलिटी होती है। आधुनिक फूड इंडस्ट्री में यह बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कठोर टेस्टिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन रिकॉल कभी कभी होते हैं। यह वास्तव में एक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है, जो फूड प्रोडक्शन की निगरानी करता है।
कंज्यूमर्स के लिए यह प्रोडक्ट रिकॉल के बारे में इन्फॉर्म्ड रहने और हमेशा अपनी एक्सपायरी डेट से पहले प्रोडक्ट्स का उपयोग करने की याद दिलाता है, क्योंकि समय के साथ समस्याओं का रिस्क बढ़ सकता है। मिल्क पाउडर का फैक्ट्री से आपके लोकल स्टोर तक का सफर सख्त नियमों द्वारा कंट्रोल किया गया एक सावधानी पूर्वक मैनेज्ड प्रोसेस है। यह सब पैकेजिंग से शुरू होता है। प्रोडक्शन के तुरंत बाद पाउडर को एयर टाइट कंटेनरों में पैक किया जाता है। ये अक्सर मल्टी लेयर्ड पाउच या टिन होते हैं, जिन्हें पाउडर को उसके 3 सबसे बड़े दुश्मनों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है: हवा, नमी और लाइट। पैकेजिंग मटेरियल फूड ग्रेड होता है और यह एंश्योर करता है कि कंटेनर से कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस पाउडर में न मिले। सीलिंग प्रोसेस बिल्कुल क्रिटिकल है। एक परफेक्ट अनब्रोकन सील ये गारंटी देती है कि अंदर का प्रोडक्ट उतना ही ताजा और सूखा रहता है जितना इसे पैक किया गया था, जिससे इसकी क्वालिटी और सेफ्टी बनी रहती है। पैकेजिंग के बाद मिल्क पाउडर के हर बैच का फाइनल क्वालिटी चेक होता है। सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन, सेफ्टी और प्योरिटी के लिए सभी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए आखिरी बार टेस्ट किया जाता है। ये फाइनल चेक किसी भी ऐसे इशू को पकड़ने के लिए एक सेफ्टी नेट के रूप में काम करता है जो पहले छूट गया हो। एक बार जब कोई बैच क्लियर हो जाता है तो उसे स्टोरेज के लिए एक स्पेशल वेयर हाउस में ले जाया जाता है। ये वेयर हाउस सिर्फ ऑर्डिनरी गोदाम नहीं होते, ये क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होते हैं। प्रोडक्ट के किसी भी डिग्रेडेशन को रोकने के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सावधानी पूर्वक रेगुलेट किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि मिल्क पाउडर शिप किए जाने का इंतजार करते हुए परफेक्ट कंडीशन में रहे। ट्रांसपोर्टेशन चेन में अगला क्रिटिकल लिंक है। मिल्क पाउडर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रकों या कंटेनरों को साफ, सूखा और किसी भी तेज गंध से मुक्त होना चाहिए जिसे पाउडर सोख सकता है। कंपनियां यह इंश्योर करने के लिए सख्त लॉजिस्टिक्स प्रोटोकॉल का पालन करती हैं कि प्रोडक्ट ट्रांजिट के दौरान अत्यधिक टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी के संपर्क में न आए। कई डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट या फाइफो नामक सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पुराना स्टॉक पहले शिप किया जाता है, ये एंश्योर करते हुए कि स्टोर्स तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट्स की सबसे लंबी पॉसिबल शेल्फ लाइफ बची हो। यह सिस्टमेटिक अप्रोच पुराने स्टॉक को वेयरहाउस के पीछे फंसने और आखिरकार एक्सपायर होने से रोकता है। अंत में जब प्रोडक्ट सुपरमार्केट या लोकल किराना स्टोर पर आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटेलर को पास कर दी जाती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे प्रोडक्ट को सीधे धूप और साबुन या मसालों जैसी तेज गंध वाली चीजों से दूर एक साफ, सूखी जगह पर स्टोर करें। एक कंज्यूमर के रूप में आप भी यहां एक भूमिका निभा सकते हैं। जब आप शेल्फ से एक पैकेज उठाते हैं तो जल्दी से उसकी जांच करें। एंश्योर करें कि सील बरकरार है, पैकेज डैमेज या फुला हुआ नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स की जांच करें। खरीदने से पहले यह फाइनल चेक यह एंश्योर करने में आपकी पहली रक्षा रेखा है कि आप जो मिल्क पाउडर घर लाते हैं वह सेफ और हाई क्वालिटी का है। एक बार जब आप मिल्क पाउडर घर ले आते हैं और पैकेज खोलते हैं तो उसकी सुरक्षा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि इसे नमी से दूर रखें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पाउडर को उसके ओरिजिनल पाउच से एक साफ, सूखे और एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर दें। टाइट फिटिंग ढक्कन वाला एक ग्लास या स्टील का कंटेनर आइडियल है। ये इसे हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी से बचाएगा, जिससे गुच्छे बन सकते हैं और खराब हो सकता है। इस कंटेनर को हमेशा अपनी रसोई में एक ठंडी, सूखी जगह पर रखें, जैसे कि पेंट्री या कैबिनेट में, स्टोव, सिंक या किसी भी खिड़की से दूर जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। एक बहुत ही आम गलती जो मिल्क पाउडर के पूरे कंटेनर को बर्बाद कर सकती है वह है गीले या नम चम्मच का उपयोग करना। पानी की कुछ बूंदें भी पाउडर को खराब करने के लिए पर्याप्त नमी पैदा कर सकती हैं। इससे बैक्टीरिया या मोल्ड का विकास हो सकता है, जिससे पाउडर खाने के लिए अनसेफ हो जाता है। पाउडर निकालने के लिए हमेशा पूरी तरह से सूखे चम्मच का उपयोग करने की सख्त आदत डालें। मिल्क पाउडर कंटेनर के लिए एक स्पेसिफिक चम्मच डेडिकेट करना भी एक अच्छा विचार है, ताकि अन्य फूड आइटम्स से किसी भी क्रॉस कंटेमिनेशन से बचा जा सके। इस सिंपल रूल का पालन करने से आपके खुले मिल्क पाउडर की लाइफ और सेफ्टी काफी बढ़ जाएगी। मिल्क पाउडर का उपयोग करने से पहले, खासकर यदि पैकेज कुछ समय से खुला है, तो एक क्विक चेक करना बुद्धिमानी है। पाउडर के अपीयरेंस को देखें। यह महीन, फ्री फ्लोइंग और एक समान क्रीम या सफेद रंग का होना चाहिए। यदि आपको ऐसे गुच्छे दिखते हैं जो आसानी से नहीं टूटते हैं, या यदि रंग पीला या भूरा हो गया है, तो यह इस बात का संकेत है कि यह नमी के संपर्क में आ गया है या खराब हो गया है। साथ ही
इसे स्मेल। ताजे मिल्क पाउडर में एक सुखद, थोड़ा मीठा और दूधिया अरोमा होता है। यदि इसमें खट्टा, पनीर जैसा या साबुन जैसा गंध आता है तो इसे फेंक देना सबसे अच्छा है। आपकी इंद्रियां खराब होने का पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब पाउडर का उपयोग करने की बात आती है तो पाउडर और पानी के सही अनुपात के लिए पैकेज पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। बहुत कम पाउडर का उपयोग करने से पतला, कम पौष्टिक दूध मिलेगा, जबकि बहुत अधिक उपयोग करने से इसे पचाना मुश्किल हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए। गुच्छे से बचने के लिए पाउडर को पहले थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाना और उसे एक स्मूथ पेस्ट में मिलाना सबसे अच्छा है। फिर आप लगातार हिलाते हुए धीरे धीरे बाकी पानी मिला सकते हैं। यह इंश्योर करता है कि पाउडर पूरी तरह से घुल जाता है, जिससे आपको हर बार दूध का एक स्मूथ और कंसिस्टेंट ग्लास मिलता है। जबकि ट्रस्टेड ब्रांड्स के साथ एडल्टरेशन आम नहीं है, फिर भी यह जानना अंडरस्टैंडिंगदारी है कि नकली या कंटैमिनेटेड प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई। आप अपने मिल्क पाउडर की प्योरिटी की जांच के लिए घर पर कुछ सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। सबसे आसान में से एक है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। असली, अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर गर्म पानी में थोड़ी देर हिलाने पर आसानी से घुल जाता है, जिससे बहुत कम अवशेष बचते हैं। एडल्ट्रेटेड पाउडर, खासकर यदि स्टार्च के साथ मिलाया गया हो, तो अक्सर किरकिरा महसूस होगा और मे नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। कुछ मिनटों के बाद यह ग्लास के बॉटम में एक मोटा, स्टार्ची सेडिमेंट भी छोड़ सकता है। एक और सिंपल टेस्ट सिर्फ आपकी स्पर्श इंद्रिय से जुड़ा है। अपनी उंगली और अंगूठे के बीच थोड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर लें और इसे रगड़ें। शुद्ध मिल्क पाउडर चिकना और थोड़ा चिपचिपा या तैलीय महसूस होता है, क्योंकि इसमें फैट होता है। यदि पाउडर खुरदरा, मोटा या साबुन जैसा महसूस होता है तो यह एडल्टरेशन का संकेत हो सकता है। साबुन जैसी बनावट डिटर्जेंट की उपस्थिति का संकेत दे सकती है, जबकि रफपन या सजेस्ट कर सकता है कि चाक पाउडर जैसे सब्सटेंस मिलाए गए हैं। यह टैक्टाइल टेस्ट केवल कुछ सेकंड लेता है, लेकिन पाउडर की क्वालिटी के बारे में आपको एक इनिशियल क्लू दे सकता है। आप एक सिंपल हीटिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। एक पैन में 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालें और इसे धीमी आंच पर जेंटली हीट। जैसे जैसे यह गर्म होगा, शुद्ध मिल्क पाउडर भूरा होने लगेगा और एक मीठी कैरामलाइज्ड गंध छोड़ेगा, जैसे खोया या मावा। हालांकि अगर पाउडर में यूरिया या चीनी जैसे सब्सटेंस मिलाए गए हैं तो यह बहुत जल्दी भूरा हो जाएगा और एक तीखी केमिकल गंध या जले हुए चीनी की तेज गंध छोड़ सकता है। यह टेस्ट आपको अशुद्धियों की पहचान करने में मदद करता है, यह देखकर कि वे शुद्ध दूध के सॉलिड्स की तुलना में गर्मी के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। अंत में स्टार्च के लिए एक सिंपल टेस्ट आयोडीन सॉल्यूशन की एक बूंद का उपयोग करना है, जो ज्यादातर फार्मेसियों में उपलब्ध है। सबसे पहले एक छोटे से गर्म पानी में 1 चम्मच मिल्क पाउडर घोलें और इसे लेट इट कूल। फिर इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की 1 या 2 बूंदें डालें। यदि सॉल्यूशन नीला या काला हो जाता है तो यह स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है, जो एक आम एडल्ट्रेंट है। शुद्ध मिल्क पाउडर का रंग नहीं बदलेगा और सॉल्यूशन अपना ओरिजिनल भूरा पीला रहेगा। ये सिंपल घर पर किए जाने वाले टेस्ट आपको अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिल्क पाउडर की प्योरिटी को वेरीफाई करने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने में सशक्त कर सकते हैं। अंत में मिल्क पाउडर की कहानी मॉडर्न फूड साइंस की एक कहानी है। यह कोई जादुई ट्रिक या केमिकल साजिश नहीं है, बल्कि प्रकृति के सबसे पौष्टिक फूड में से एक को प्रिजर्व करने के लिए डिजाइन की गई एक क्लेवर प्रोसेस है। ताजे दूध से एक महीन पाउडर तक का सफर सावधानी पूर्वक टेस्टिंग, हीटिंग और ड्राइंग से होकर गुजरता है। यह सब पानी निकालने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि ओरिजिनल अच्छाई को जितना हो सके उतना मेंटेन्ड। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग से डर और संदेह का कोहरा हेल्प्स टू क्लियर। यह हमें मिल्क पाउडर को वैसा ही देखने की अनुमति देता है जैसा वह है, एक कन्वीनियंट, सेफ और यूजफुल प्रोडक्ट जब इसे सही ढंग से बनाया और हैंडल्ड। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। किसी भी प्रोसेस्ड फूड की तरह संभावित रिस्क होते हैं, मामूली न्यूट्रिएंट लॉस से लेकर कंटेमिनेशन और एडल्ट्रेशन के अधिक गंभीर खतरों तक। यही वजह है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच एसेंशियल है। हमें मिल्क पाउडर से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। एक स्मार्ट कंज्यूमर होने का मतलब है रेपुटेड ब्रांड्स चुनना, प्रॉपर पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट्स की जांच करना और प्रोडक्ट को घर पर सही ढंग से स्टोर करना। इसका मतलब है जालसाजी की पॉसिबिलिटी के बारे में जागरूक रहना और प्योरिटी की जांच करने के कुछ सिंपल तरीके जानना यदि आपको कभी संदेह हो। मिल्क पाउडर के आसपास के कई मिथक अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होते हैं। ये जानकर कि इसे कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या मिलाया जाता है, जैसे लाभकारी विटामिन, और यह आपदा राहत से लेकर डेली कुकिंग तक की सिचुएशंस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है,
हम डर को फैक्ट्स से बदल सकते हैं। हम इसके बेनिफिट्स, इसकी लंबी लाइफ, इसकी पोर्टेबिलिटी और फूड इंडस्ट्री में इसकी रोल की सराहना कर सकते हैं, जबकि सावधानी की जरूरत का भी कैन रिस्पेक्ट। ये कोई अननेचुरल या नकली फूड नहीं है, बल्कि दूध का एक डिफरेंट फॉर्म है जो हमारी मॉडर्न दुनिया की जरूरतों के लिए अनुकूलित है। ये सभी के लिए भोजन को सुरक्षित और अधिक सुलभ बनाने में मानव सरलता का एक प्रमाण है। आखिरकार सबसे अच्छी सुरक्षा ज्ञान है। जब आप अपने भोजन के सफर को खेत से अपनी मेज तक अंडरस्टैंडिंगते हैं, तो आप अपने और अपने परिवार के लिए राइट चॉइसेस चुनने में सशक्त होते हैं। तो अगली बार जब आप मिल्क पाउडर का एक पैकेज देखें, तो आपको इसे संदेह की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इसे साइंस और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के रूप में देखें, जो कन्वीनियंस और न्यूट्रिशन के लिए डिजाइन किया गया है। एक इन्फॉर्म्ड, जागरूक और सतर्क कंज्यूमर बने। भोजन की दुनिया में सभी चीजों की तरह सच्ची सुरक्षा डर से नहीं, बल्कि समझ से आती है। लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट में हड्डियां मिलाई जाती हैं। क्या आपने ये भी सुना है कि इसमें जानवरों की चर्बी डाली जाती है? क्या ये सच है कि जो सफेद पेस्ट आप रोज अपने मुंह में डालते हैं, वो असल में कई खतरनाक केमिकल्स का मिश्रण होता है? क्या सच में टूथपेस्ट इतना सुरक्षित है जितना हमें बताया जाता है? क्या फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कंपनियां हमें नहीं दिखाना चाहती? क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज दिन में 2 बार आपके दांतों से टकराती है, वो कहां से आती है और कैसे बनती है? क्या टूथपेस्ट के झाग के पीछे कोई कड़वी सच्चाई छिपी है? क्या बच्चों के टूथपेस्ट और बड़ों के टूथपेस्ट में सच में फर्क होता है? क्या नेचुरल और केमिकल टूथपेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टूथपेस्ट में हड्डी, चर्बी या कोई गंदी चीज मिलाई जाती है, या ये सिर्फ अफवाह है? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, क्योंकि अब हम किसी डर के बिना पूरा सच जानने वाले हैं मेरे साथ। अब सच्चाई शुरू होती है। टूथपेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल अलग अलग सप्लायर्स से फैक्ट्री में आता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, जो अक्सर चट्टानों या खनिजों से निकाला जाता है। यही वजह है कि लोग इसे हड्डी समझ लेते हैं, जबकि ये जानवरों की हड्डी नहीं बल्कि मिनरल बेस होता है। इसके बाद ग्लिसरीन और सोर्बिटोल आते हैं, जो पेस्ट को सूखने से बचाते हैं। फिर शुद्ध पानी को कई फिल्टर से साफ करके मिलाया जाता है। अगला चरण होता है फोम बनाने वाले एजेंट का, जिससे झाग बनता है, और यही वो चीज है जिसे लोग डिटर्जेंट समझ लेते हैं, लेकिन ये कॉस्मेटिक ग्रेड और रेगुलेटेड केमिकल होता है। इसके बाद फ्लेवर, स्वीटनर और कभी-कभी फ्लोराइड मिलाया जाता है। सब कुछ बड़े वैक्यूम मिक्सर में तय तापमान और तय समय पर मिक्स होता है, ताकि हवा न फंसे। तैयार पेस्ट को टेस्ट किया जाता है टेक्सचर, सेफ्टी और क्वालिटी के लिए, और फिर ऑटोमेटिक मशीनों से ट्यूब में भरा जाता है, सील होती है, पैकिंग होती है और मार्केट में भेज दिया जाता है। सच्चाई ये है कि टूथपेस्ट में जानवरों की चर्बी या हड्डियां मिलाना कोई आम या जरूरी प्रक्रिया नहीं है। ज्यादातर डर सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी से पैदा होता है, और फैक्ट्री में हर स्टेप रेगुलेशन और टेस्टिंग के साथ होता है। अब सवाल ये नहीं कि डर क्या है, सवाल ये है कि आप सच जानते हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। इसके बाद जब टूथपेस्ट की बेस मिक्सिंग पूरी हो जाती है, तब असली फैक्ट्री वाला खेल शुरू होता है, जहां बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के टैंक में तैयार पेस्ट को कुछ समय के लिए एजिंग पर रखा जाता है, ताकि सभी केमिकल्स और मिनरल्स आपस में पूरी तरह से स्टेबल हो जाए। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टीम हर बैच से सैंपल निकालती है और उसकी पीएच वैल्यू, माइक्रोबियल सेफ्टी, झाग बनने की क्षमता और सफाई की ताकत को लैब में चेक किया जाता है। अगर जरा सी भी गड़बड़ी मिलती है तो पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है। पास होने के बाद यही पेस्ट पूरी तरह बंद पाइपलाइन के जरिए फिलिंग मशीन तक पहुंचता है, जहां इंसानी हाथ का सीधा संपर्क लगभग नहीं के बराबर होता है। हाई स्पीड मशीनें सेकंडों में सैकड़ों ट्यूब भरती हैं। फिर ट्यूब को नीचे से हीट सील किया जाता है और डेट और बैच नंबर प्रिंट होता है, ताकि बाद में ट्रैक किया जा सके।
इसके बाद ये ट्यूब कन्वेयर बेल्ट से पैकेजिंग सेक्शन में जाती है, जहां कार्टन में पैक होकर बॉक्स बनते हैं। फिर ये बॉक्स वेयरहाउस में रखे जाते हैं, जहां तापमान और नमी कंट्रोल की जाती है ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो। इसके बाद ट्रकों में लोडिंग होती है और अलग अलग शहरों, राज्यों और देशों तक इन्हें भेजा जाता है। यहाँ एक बात साफ समझने वाली है कि फैक्ट्री में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो सीधे तौर पर हड्डी या चर्बी नहीं होती, बल्कि उन्हीं से मिलते जुलते मिनरल्स और केमिकल कंपाउंड होते हैं, जिन्हें साइंस ने सालों की रिसर्च के बाद सुरक्षित माना है। लेकिन डर इसीलिए फैलता है क्योंकि प्रोसेस कोई नहीं दिखाता। अब सवाल ये नहीं कि टूथपेस्ट में क्या डाला जाता है, सवाल ये है कि आप अगली बार ब्रश करते समय सिर्फ झाग देखेंगे या उसके पीछे की पूरी फैक्ट्री की सच्चाई भी समझेंगे। इसके आगे कहानी और गहराती है, क्योंकि जिस टूथपेस्ट को आप रोज सुबह शाम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि एक पूरा साइंस, लॉजिस्टिक और बिजनेस नेटवर्क काम करता है। फैक्ट्री से निकलने के बाद ये टूथपेस्ट पहले रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचते हैं, जहां हर बैच का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सा माल कब और कहां भेजा गया। इसके बाद थोक विक्रेताओं के पास जाता है और फिर छोटी दुकानों, मेडिकल स्टोर और सुपरमार्केट तक पहुंचता है। अब यहीं से वो बातें शुरू होती हैं जिनसे लोगों के मन में डर बैठता है। टूथपेस्ट में कैल्शियम कंपाउंड क्यों डाला जाता है? झाग ज्यादा क्यों बनता है? मिंट की ठंडक इतनी तेज क्यों होती है? तो सच्चाई ये है कि दांतों की ऊपरी परत यानी एनामेल को साफ करने के लिए हल्के एब्रेसिव जरूरी होते हैं, जो अक्सर कैल्शियम या सिलिका से बनते हैं। कुछ पुराने जमाने में ये कैल्शियम प्राकृतिक स्रोतों से निकाले जाते थे और वहीं से हड्डी वाली बातों ने जन्म लिया। आज के समय में ज्यादातर कंपनियां सिंथेटिक या रिफाइंड मिनरल्स इस्तेमाल करती हैं ताकि कंट्रोल बना रहे। झाग के लिए सर्फेक्टेंट डाले जाते हैं जिससे गंदगी ढीली पड़े। मिंट और फ्लेवर सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि फ्रेशनेस का एहसास देने के लिए होते हैं। लेकिन सच ये भी है कि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। कुछ सस्ती कंपनियां लागत घटाने के लिए क्वालिटी से समझौता करती हैं, वहीं बड़ी कंपनियां रेगुलेशन और टेस्टिंग के डर से तय लिमिट में ही केमिकल्स डालती हैं। यही वजह है कि एक ही प्रोडक्ट को लेकर डर और भरोसा दोनों साथ साथ चलते हैं। और अंत में फैसला आपके हाथ में होता है कि आप सिर्फ डरावनी बातें सुनकर राय बनाएंगे या लेबल पढ़कर, जानकारी समझकर और सही सवाल पूछकर अपना टूथपेस्ट। और अब बात आती है उस स्टेज की जहां फैक्ट्री के अंदर बने इस टूथपेस्ट को आखिरी बार इंसानों की जगह मशीनें नहीं, बल्कि इंसानी आंखें जांचती हैं। हर बैच से सैंपल निकाला जाता है, उसकी स्मेल, टेक्सचर, रंग और पीएच वैल्यू चेक की जाती है, क्योंकि अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो या तो दांतों को फायदा नहीं मिलेगा या नुकसान हो सकता है। इसके बाद टूथपेस्ट को बड़े बड़े ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां सेकंडों में सैकड़ों ट्यूब भर जाती हैं। फिर ट्यूब को सील किया जाता है, उस पर ब्रांड, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी और बैच नंबर छापा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जा सके। इसके बाद ये ट्यूब डिब्बों में पैक होती है, कार्टन बनते हैं और वेयरहाउस भेज दी जाती हैं। लेकिन यहीं पर एक और सच्चाई छुपी होती है। हर देश, हर राज्य और हर मार्केट के लिए एक जैसा फॉर्मूला नहीं होता। कहीं फ्लोराइड ज्यादा होता है, कहीं कम, कहीं हर्बल नाम पर अलग अलग एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं और यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है कि कौन सा टूथपेस्ट सही है और कौन सा सिर्फ मार्केटिंग। असल में टूथपेस्ट कोई जादू नहीं है, बल्कि एक केमिकल फॉर्मूला है जो सही मात्रा में हो तो फायदेमंद और गलत मात्रा में हो तो नुकसानदायक बन सकता है। इसलिए डर फैलाने वाली बातों से ज्यादा जरूरी है समझना कि आप जो रोज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए कैसे काम करता है और क्या सच में आपकी जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। और इसके बाद यह टूथपेस्ट फैक्ट्री की चार दीवारी से बाहर निकलकर एक लंबा सफर तय करता है। बड़े बड़े ट्रकों में लोड होकर
पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचता है। वहां से अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों के लिए माल छांटा जाता है। कहीं स्कूलों के लिए सस्ता पैक जाता है, कहीं महंगे मॉल्स के लिए प्रीमियम पैक। फिर दुकानों की शेल्फ पर सजने से पहले इस पर ऑफर, डिस्काउंट और स्कीम के स्टिकर लगते हैं ताकि ग्राहक को लगे कि उसे फायदा मिल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहां तक आते आते टूथपेस्ट सिर्फ एक सफेद पेस्ट नहीं रहता, बल्कि ब्रांड, भरोसे और डर की कहानी बन चुका होता है। विज्ञापनों में चमकती मुस्कान, डॉक्टर का कोट, हरे पत्ते और साइंटिफिक शब्द दिखाकर दिमाग में बैठा दिया जाता है कि यही सबसे सुरक्षित है, जबकि हकीकत में ज्यादातर टूथपेस्ट का बेस फॉर्मूला लगभग एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ परसेंटेज, फ्लेवर और मार्केटिंग का होता है। इसीलिए जरूरी ये नहीं कि आप सबसे महंगा या सबसे ज्यादा ऐड दिखने वाला टूथपेस्ट लें, बल्कि ये समझें कि आपकी दांतों की समस्या क्या है, कैविटी, सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून या सिर्फ सफाई, और उसी हिसाब से चुनें, क्योंकि फैक्ट्री में बनने के बाद असली जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप अंधे डर या अंधे भरोसे में आकर कुछ भी इस्तेमाल न करें, बल्कि जानकारी के साथ फैसला लें। यही पूरा सच है जो अक्सर कैमरे के पीछे छुपा रहता है। और इसी सच को समझते हुए अब सबसे अहम बात पर आना जरूरी है कि टूथपेस्ट चाहे किसी भी फैक्ट्री में बने, चाहे कितनी ही बड़ी मशीनों से गुजरे, असल असर आपके इस्तेमाल के तरीके पर पड़ता है। ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा टूथपेस्ट लगा लेते हैं, जबकि दांतों के लिए मटर के दाने जितनी मात्रा ही काफी होती है। ज्यादा झाग का मतलब ज्यादा सफाई नहीं होता, बल्कि कई बार ज्यादा केमिकल मसूड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसी तरह दिन में 2 बार ब्रश करना सही, ब्रश चुनना और जोर से नहीं बल्कि हल्के हाथ से ब्रश करना ज्यादा मायने रखता है। फैक्ट्री में बना टूथपेस्ट आपके दांतों की लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता, जब तक आपकी आदतें सही ना हो। इसलिए डर फैलाने वाली बातों से घबराने की बजाय ये समझना जरूरी है कि हड्डी, केमिकल या चार्बी जैसे शब्द सुनने में जितने डरावने लगते हैं, असल में उनका इस्तेमाल तय लिमिट और प्रोसेस के साथ किया जाता है। और अगर आप चाहें तो हर्बल या सिंपल कंपोजिशन वाले विकल्प भी मौजूद हैं। मतलब फैसला आपके हाथ में है, बस आंख बंद करके भरोसा भी मत कीजिए और बिना समझे डरिए भी मत। सच हमेशा बीच में होता है और वही आपको सुरक्षित रखता है। और अब इसी पूरी जानकारी को जोड़कर अगर आखिरी नजर से देखा जाए तो साफ समझ आता है कि फैक्ट्री में टूथपेस्ट बनने की प्रक्रिया जितनी बड़ी और जटिल दिखती है, उतनी ही कंट्रोल्ड और नियमों में बंधी हुई भी होती है। कच्चा माल आने से लेकर पैक होकर आपके घर तक पहुंचने तक हर स्टेप पर सैंपल टेस्ट होते हैं, बैच नंबर ट्रैक किए जाते हैं और क्वालिटी फेल होने पर पूरा लॉट रिजेक्ट भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हर इंसान का मुंह, दांत और मसूड़े अलग होते हैं, तो जो टूथपेस्ट किसी को सूट करता है जरूरी नहीं वही सबके लिए सही हो। इसी वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि विज्ञापन देखकर नहीं बल्कि अपनी जरूरत देखकर टूथपेस्ट चुनें। बच्चों के लिए अलग, सेंसिटिव दांतों के लिए अलग और हर्बल चाहने वालों के लिए भी अलग विकल्प मौजूद हैं। डरावनी बातों के पीछे भागने से बेहतर है लेबल पढ़ना, कंपोजिशन समझना और जरूरत पड़ने पर डेंटिस्ट से पूछना, क्योंकि सच ये है कि जागरूक ग्राहक ही सबसे बड़ी ताकत होता है। और अगर आपको ऐसी ही फैक्ट्री के अंदर की सच्ची कहानियां, आधे सच और पूरे सच के बीच का फर्क जानना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि अगली बार फिर किसी आम चीज के पीछे छुपी पूरी सच्चाई आपके सामने लाई जा सके। और इसी के साथ आज की यह पूरी कहानी यहीं खत्म होती है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप डर पर भरोसा करेंगे या जानकारी पर, क्योंकि सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता जितना वायरल बातें दिखाती हैं। सही जानकारी, सही समझ और सही चुनाव ही आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकता है।
अगर आपको यह पूरा वीडियो आखिर तक देखना मजबूरी नहीं बल्कि जिज्ञासा लगा हो तो समझ लीजिए हमारा मकसद पूरा हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर किसी रोजमर्रा की चीज के पीछे छुपे सच और झूठ की परत। जरा सोचिए अपनी सुबह की नाश्ते के बारे में। एक नरम फूला हुआ ब्रेड का स्लाइस जो सुनहरे रंग में टोस्ट किया गया है। यह सब कुछ कितना साधारण, कितना मासूम लगता है। हम उस पर मक्खन या जैम लगाते हैं, अपने बच्चों के टिफिन के लिए जल्दी से सैंडविच बनाते हैं, या कभी कभी भूख लगने पर एक स्लाइस उठा लेते हैं। ये ब्रेड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, एक तरह से सुविधा और सुकून का प्रतीक। ये हमेशा हमारी किचन काउंटर पर तैयार रहता है, हमेशा आसान। हम शायद ही कभी सोचते हैं कि ये आता कहां से है। हम उस चमकदार प्लास्टिक पैकेजिंग और जानी पहचानी ब्रांड पर भरोसा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अंदर जो है वो उतना ही अच्छा और सीधा सादा है जितना हमारी प्लेट पर दिखता है। आखिरकार ये तो बस ब्रेड है, इसमें जटिल क्या हो सकता है। लेकिन चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और पर्दा हटाते हैं। जरा सोचिए, आपके शांत रसोई घर से बहुत दूर एक जगह की, एक विशाल शोरगुल भरे फैक्ट्री की कल्पना कीजिए, जहां बड़ी बड़ी मशीनों की लगातार आवाज गूंजती है। यहीं से आपके साधारण ब्रेड स्लाइस की कहानी शुरू होती है। इसका असली निर्माण आपके दिमाग में बनी शांत तस्वीर से बिल्कुल अलग है। ये औद्योगिक प्रक्रियाओं, बड़े पैमाने पर उत्पादन और एक लंबे सफर की दुनिया है। एक साधारण गेहूं के दाने से लेकर उस परफेक्ट आकार के ब्रेड तक जो आप दुकान से खरीदते हैं। ब्रेड की कहानी सिर्फ आटा और पानी की नहीं है, ये तकनीक, रफ्तार और व्यापार की दास्तान है। इस सफर को समझने से हम अपने रोज के खाने को बिल्कुल नए नजरिए से देख पाते हैं। तस्वीर और हकीकत के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ है घर जैसा सुकून देने वाला खाना जो सदियों से इंसानी डाइट का हिस्सा रहा है। दूसरी तरफ है एक आधुनिक औद्योगिक सिस्टम जो मास प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम एक जैसी शक्ल, लंबी शेल्फ लाइफ और कम लागत को प्राथमिकता देता है। फैक्ट्री का माहौल, बड़े बड़े मिक्सर, लंबी कन्वेयर बेल्ट्स और तेज आवाज वाले ओवन, सब कुछ एफिशिएंसी के लिए बना है, पारंपरिक तरीके से धीरे धीरे बनने वाले ब्रेड के लिए नहीं। ये फर्क जरूरी नहीं कि अच्छा है या बुरा, लेकिन ये महत्वपूर्ण जरूर है। ये जानना कि हमारा खाना कैसे बनता है हमें अपने खाने और परिवार के लिए बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। चलिए फैक्ट्री के अंदर कदम रखते हैं और एक ब्रेड के सफर को शुरू से लेकर आपके शॉपिंग कार्ट तक फॉलो करते हैं। हम इसके इंग्रेडिएंट्स को जानेंगे, इसकी प्रोसेस को समझेंगे और उन सच्चाइयों को सामने लाएंगे जो रंग बिरंगे पैकेजिंग के पीछे छुपी रहती हैं। हमारा मकसद डर पैदा करना या आपको ब्रेड खाना बंद करने के लिए कहना नहीं है। यह सिर्फ जागरूकता बढ़ाने की बात है, आपको जानकारी से सशक्त करना है, ताकि अगली बार जब आप ब्रेड का पैकेट उठाएं तो आपको पता हो कि आपके हाथ में असल में क्या है। यही हमारे खाने के साथ एक सेहतमंद रिश्ता बनाने की पहली सीढ़ी है। आपके ब्रेड की कहानी शुरू होती है एक बड़े से स्टोर रूम में, जहां हल्की सी मिट्टी और सूखे अनाज की खुशबू आती है। यहां गेहूं के बड़े बड़े बोरे ऊंचे ऊंचे ढेर में रखे होते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। यही दाने ब्रेड की आत्मा हैं, लेकिन आटे में बदलने से पहले इन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें इन दानों को छानती और हिलाती हैं, जिससे धूल, छोटे पत्थर और दूसरी अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। ये सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेड की क्वालिटी पूरी तरह से इसके मुख्य इंग्रेडिएंट की शुद्धता पर निर्भर करती है। साफ होने के बाद गेहूं के दाने विशाल मिलिंग मशीनों में भेजे जाते हैं। तेज आवाज के साथ ये भारी रोलर दानों को बारीक पाउडर में बदल देते हैं। यही पाउडर है आटा, या कहें जो ब्रेड का आधार बनेगा। इसके बाद आटा पाइप्स के जरिए बड़े बड़े मिक्सिंग वेट्स में जाता है। ये मिक्सर एक तरह से विशाल बर्तन हैं, जिनमें सैकड़ों किलो इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिल सकते हैं। यहाँ आटे में पानी, यीस्ट, नमक, शक्कर और दूसरे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। यीस्ट एक जीवित जीव है जो ब्रेड को फूलने और नरम बनाने का काम करता है। शक्कर सिर्फ स्वाद के लिए नहीं,
बल्कि यीस्ट को अपना काम करने के लिए, खाना देने के लिए भी डाली जाती है। इसके बाद शक्तिशाली मशीनों के हाथ इस मिश्रण को बार बार गूंथते हैं ताकि ग्लूटेन बने। यही गूंथने की प्रक्रिया ब्रेड को उसका लचीलापन और बनावट देती है। पूरा ऑपरेशन ऑटोमेटेड होता है, एकदम टाइमिंग के साथ, ताकि हर बैच एक जैसा बने। जब आटा अच्छे से गूंथ लिया जाता है तो उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो फूल सके। इस स्टेज को फर्मेंटेशन या प्रूफिंग कहते हैं। आटे को गर्म, नम कमरे में रखा जाता है और यहाँ यीस्ट का जादू शुरू होता है। यीस्ट आटे में मौजूद शक्कर को खाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ये गैस ग्लूटेन के जाल में फंस जाती है, जिससे आटा फूलता है और हल्का हो जाता है। ये सब बड़े टब्स में या कभी-कभी छोटे हिस्सों में भी हो सकता है। फैक्ट्री में ये प्रक्रिया खास तापमान और नमी के साथ कंट्रोल की जाती है ताकि हर बार आटा जल्दी और एक जैसा फूले, घर की रसोई से कहीं तेज। आखिरकार फूल चुका आटा आखिरी स्टेप्स के लिए तैयार है। एक मशीन आटे को बराबर हिस्सों में काटती है, लोफ का आकार देती है और उन्हें बेकिंग टिन्स में रखती है। ये टिन्स लंबी कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए एक बड़े टनल ओवन में जाते हैं। ओवन के अंदर की गर्मी बहुत तेज और बराबर होती है, जिससे सैकड़ों लोफ एक साथ बेक होते हैं। बेक होने के बाद ब्रेड सुनहरे रंग की हो जाती है और फैक्ट्री में एक शानदार खुशबू फैल जाती है। फिर लोफ को ठंडा किया जाता है और एक मशीन उन्हें तेजी से पतले स्लाइस में काटती है। ये स्लाइस अपने आप प्लास्टिक बैग्स में पैक होते हैं, सील होते हैं और डेट स्टैंप के साथ क्रेट्स में भर दिए जाते हैं ताकि शहर भर की दुकानों तक पहुंच सकें। जब हम किसी खाने की फैक्ट्री की कल्पना करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वहां सब कुछ एकदम चमचमाता और साफ सुथरा होगा। कई आधुनिक और अच्छी तरह से रेगुलेटेड ब्रेड फैक्ट्रियों में वाकई सफाई के मानक काफी ऊंचे होते हैं। वहां के वर्कर हेयरनेट, ग्लव्स और साफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। मशीनें अक्सर स्टेनलेस स्टील की होती हैं, जिन्हें साफ और सैनिटाइज करना आसान होता है। नियमित सफाई का शेड्यूल फॉलो किया जाता है ताकि आटा, ब्रेड या दूसरी चीजों की गंदगी जमा ना हो, जो कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया को आकर्षित कर सकती है। लेकिन असलियत हर फैक्ट्री में एक जैसी नहीं होती। छोटी या कम रेगुलेटेड फैक्ट्रियों में परफेक्ट हाइजीन बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है। प्रोडक्शन का स्केल इतना बड़ा होता है कि सफाई में छोटी सी चूक भी बड़े बैच को प्रभावित कर सकती है। आटे की धूल हर जगह जम सकती है और गर्म नम माहौल अगर ध्यान से न संभाला जाए तो फफूंदी और बैक्टीरिया के लिए आदर्श हो जाता है। अब बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो फैक्ट्री में बनने वाली ब्रेड में आटा, पानी, यीस्ट और नमक के अलावा कई और चीजें डाली जाती हैं। इन्हें एडिटिव्स कहते हैं और इनका इस्तेमाल कई वजहों से होता है। इमल्सिफायर्स जैसे लेसिथिन ब्रेड को नरम और एक जैसी बनावट देने के लिए डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स जैसे कैल्शियम प्रोपियोनेट फफूंदी को रोकने के लिए मिलाए जाते हैं, जिससे ब्रेड की शेल्फ लाइफ घर की बनी ब्रेड से कहीं ज्यादा होती है। इनके बिना ब्रेड 1-2 दिन में ही खराब हो जाती। डो कंडीशनर और इंप्रूविंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं ताकि आटा मजबूत हो, जल्दी फूले और मशीनों के लिए संभालना आसान रहे। ये केमिकल्स हर लोफ को एक जैसा बनाते हैं हर दिन। अब सवाल ये उठता है कि ये केमिकल्स आते कहां से हैं और क्या ये सुरक्षित हैं? ज्यादातर एडिटिव्स लैब में बनाए जाते हैं और भारत में FSSAI जैसे रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। जैसे कुछ डो इम्प्रूवर्स एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन होते हैं और केमिकल रिएक्शन तेज करते हैं। कुछ सिंपल केमिकल कंपाउंड्स भी होते हैं। इन्हें थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन चिंता ये है कि रोज रोज इनका लगातार सेवन करने से क्या असर पड़ सकता है। हम सिर्फ एक स्लाइस में थोड़ी सी प्रिजर्वेटिव नहीं खाते, बल्कि कई प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं जिनमें अलग अलग एडिटिव्स होते हैं। यही लगातार कम मात्रा में एक्सपोजर ही हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता का कारण है। अब बात करें मुख्य इंग्रेडिएंट की क्वालिटी की, तो मास प्रोड्यूस्ड व्हाइट ब्रेड में इस्तेमाल होने वाला आटा अक्सर बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। गेहूं के दाने का ब्रान, फाइबर वाला बाहरी हिस्सा और जर्म पोषक तत्वों से भरपूर कोर हटा दिए जाते हैं
ताकि महीन सफेद आटा मिले जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो और ब्रेड नरम बने। लेकिन इस प्रोसेस में आटे से ज्यादातर फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं। इसकी भरपाई के लिए कुछ कंपनियां सिंथेटिक विटामिन्स और मिनरल्स दोबारा मिला देती हैं, जिसे एनरिचमेंट कहते हैं। तो भले ही पैकेट पर लिखा हो एनरिच्ड फ्लोर, लेकिन ये असली पूरे अनाज जितना पौष्टिक नहीं होता। सुपरमार्केट में ब्रेड का सेक्शन देखकर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। आपको कई ऑप्शंस दिखते हैं, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड। चलिए जानते हैं कि ये सब असल में क्या है। व्हाइट ब्रेड सबसे आम है। ये रिफाइंड आटे या से बनती है, जिसमें गेहूं के दाने का ब्रान और जर्म निकाल दिया जाता है। इससे ब्रेड बहुत नरम, हल्की और फूली हुई बनती है, जो बच्चों और बड़ों को अक्सर पसंद आती है। लेकिन इस प्रोसेस में ज्यादातर फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं, जिससे ये कम पौष्टिक रह जाती है। इसमें ज्यादातर साधारण कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो जल्दी एनर्जी तो देते हैं, लेकिन आपको ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस नहीं होने देते। अब बात करें ब्राउन ब्रेड की, जिसे कई लोग ज्यादा हेल्दी मानते हैं, लेकिन यहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए। एक आम गलतफहमी है कि हर ब्राउन ब्रेड होल व्हीट से बनती है। असल में कई ब्रांड्स की ब्राउन ब्रेड बस व्हाइट ब्रेड होती है, जिसमें केमिकल कलर या कैरामेल कलर मिला दिया जाता है। इससे उसका रंग भूरा दिखता है, लेकिन पौष्टिकता में ये लगभग व्हाइट ब्रेड जैसी ही होती है। असली सच्चाई जानने के लिए आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़नी चाहिए। अगर पहला इंग्रेडिएंट रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा है, तो वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है, चाहे रंग कैसा भी हो। ये एक मार्केटिंग ट्रिक है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। असली होल व्हीट ब्रेड, जिसे अक्सर 100% होल व्हीट या आटा ब्रेड लिखा जाता है, ज्यादा हेल्दी विकल्प है। ये ऐसे आटे से बनती है जिसमें पूरा गेहूं, ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म शामिल होता है। इसमें फाइबर भरपूर होता है, जो पाचन के लिए अच्छा है और आपको ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराता है। साथ ही इसमें गेहूं के प्राकृतिक विटामिन्स और मिनरल्स भी ज्यादा रहते हैं। होल व्हीट ब्रेड का टेक्सचर थोड़ा भारी और स्वाद हल्का नट जैसा होता है व्हाइट ब्रेड की तुलना में। इसी तरह मल्टीग्रेन ब्रेड में कई तरह के अनाज होते हैं, जैसे ओट्स, रागी, जौ या फ्लैक्स सीड्स। सुनने में ये बहुत हेल्दी लगता है, लेकिन यहां भी लेबल पढ़ना जरूरी है। कई बार इसका मुख्य इंग्रेडिएंट फिर भी रिफाइंड आटा ही होता है और बाकी अनाज बस थोड़ा बहुत मिलाए जाते हैं, सिर्फ टेक्सचर और मार्केटिंग के लिए। आखिर में आप दूध ब्रेड या फ्रूट ब्रेड जैसी ऑप्शंस भी देख सकते हैं। दूध ब्रेड आमतौर पर व्हाइट ब्रेड ही होती है, जिसमें पानी की जगह दूध या मिल्क सॉलिड्स मिलाए जाते हैं। इससे ब्रेड और भी नरम, रिच और हल्की मीठी हो जाती है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। फ्रूट ब्रेड भी ज्यादातर व्हाइट ब्रेड बेस पर बनती है, जिसमें किशमिश या टुकड़े टुकड़े किए गए फल मिलाए जाते हैं। ये ब्रेड्स स्वाद के लिए अच्छी हैं, लेकिन इनका बेस फिर भी रिफाइंड आटा ही होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रेड का रंग देखकर धोखा न खाएं। असली जानकारी तभी मिलेगी जब आप पैकेट के आगे की जगह पीछे की इंग्रेडिएंट लिस्ट ध्यान से पढ़ें। बहुत सारे बच्चों के लिए लंच बॉक्स में सैंडविच रोज का मामला है। ये पेरेंट्स के लिए जल्दी बन जाता है और बच्चों को भी आसानी से खाया जा सकता है, खासकर सफेद ब्रेड, क्योंकि ये नरम होती है और इसका स्वाद भी हल्का होता है। लेकिन अगर ये रोज की आदत बन जाए तो बच्चों की सेहत और खाने की आदतों पर लंबी अवधि में असर पड़ सकता है। सफेद ब्रेड रिफाइंड आटे से बनती है, जिसमें फाइबर बहुत कम होता है। कम फाइबर वाला खाना कब्ज और दूसरी पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इससे बच्चों को नरम प्रोसेस्ड फूड्स की आदत लग जाती है और वे टेक्सचर वाले नेचुरल खाने से कतराने लगते हैं। जो बच्चा रोज सॉफ्ट ब्रेड खाता है, वो शायद चबाने वाले रोटी, क्रंची सलाद या साबुत अनाज खाने से मना कर दे। बड़ों पर इसका असर भी कम नहीं है। हमारी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ब्रेड एक क्विक फिक्स मील बन गई है। नाश्ते में 2 स्लाइस, लंच में सैंडविच, समय और मेहनत बच जाती है। लेकिन अगर हम बार बार रिफाइंड ब्रेड ही खाते हैं, तो हम ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। ये कार्ब्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है। शरीर इंसुलिन रिलीज करता है
ताकि शुगर को मैनेज कर सके। समय के साथ बार बार ये ब्लड शुगर स्पाइक्स और क्रैशेस आपको थका हुआ, सुस्त और जल्दी भूखा महसूस करा सकते हैं। ये चक्र वजन बढ़ाने में और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा सकता है, खासकर अगर आपकी लाइफस्टाइल सिडेंटरी है। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने नाश्ते में 2 स्लाइस सफेद ब्रेड पर जैम लगाकर खा लिया। थोड़ी देर के लिए आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन 11 बजे तक आपको फिर से भूख लग सकती है और कुछ खाने का मन करेगा। अब इसकी तुलना पारंपरिक नाश्ते जैसे पोहा, उपमा या गेहूं के आटे का पराठा से करें। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर ज्यादा होते हैं जो धीरे धीरे पचते हैं। इससे एनर्जी धीरे धीरे मिलती है और आप दोपहर तक फोकस्ड और भरे हुए रहते हैं। ब्रेड की ये आदत, खासकर सफेद ब्रेड की आदत, हमारे शरीर को क्विक एनर्जी फिक्स की आदत डाल देती है, जिससे नेचुरल भूख और एनर्जी के साइकिल्स गड़बड़ा सकते हैं। ब्रेड पर निर्भरता हमारी डाइट से दूसरे पौष्टिक खाने को भी बाहर कर सकती है। जब हर मील में ब्रेड ही कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बन जाती है, तो ज्वार, बाजरा, रागी और गेहूं की रोटी जैसे दूसरे अनाजों से मिलने वाले पोषक तत्व हम मिस कर देते हैं। हमारी पारंपरिक भारतीय डाइट में कई तरह के अनाज, दालें और सब्जियां शामिल होती हैं, लेकिन अगर हम हर मील में ब्रेड को ही स्टार बना दें तो हमारी न्यूट्रिशनल वैरायटी कम हो जाती है। जरूरी बात यह है कि ब्रेड को गलत नहीं ठहराना चाहिए, बस उसकी जगह समझनी चाहिए। ये हेल्दी डाइट का हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसे रोजमर्रा के न्यूट्रिशन का आधार नहीं बनाना चाहिए, खासकर जब हेल्दी और पारंपरिक विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं। चलिए एक बार तुलना करते हैं फैक्ट्री में बनी ब्रेड का एक स्लाइस और घर की बनी देसी रोटी का। पहली नजर में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, दोनों ही अनाज से बनी फ्लैट ब्रेड्स हैं, लेकिन अगर आप इनके पोषण, बनाने के तरीके और हमारे शरीर पर इनके असर को करीब से देखें तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। आमतौर पर रोटी पूरे गेहूं के आटे यानी से बनती है। इस आटे में गेहूं का पूरा दाना होता है, जिससे इसमें फाइबर, बी विटामिन और मिनरल्स भरपूर होते हैं। रेसिपी बहुत सिंपल है, बस आटा और पानी, कभी कभी थोड़ा सा नमक या तेल। ये ताजा बनती है, तवे पर पकती है और गर्मा गर्म परोसी जाती है। इस ताजगी की वजह से इसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल एडिटिव्स की जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ फैक्ट्री ब्रेड, खासकर सफेद ब्रेड, आमतौर पर रिफाइंड फ्लोर बफन से शुरू होती है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, इस आटे से फाइबर और पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। इसे नरम और लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए इसमें और भी कई चीजें मिलाई जाती हैं: शुगर, यीस्ट, इमल्सिफायर्स, डो कंडीशनर्स और प्रिजर्वेटिव्स। तो एक तरफ रोटी है, सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स वाली चीज, और दूसरी तरफ ब्रेड है, एक जटिल इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। रोटी में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो पाचन में मदद करता है, पेट को स्वस्थ रखता है और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। ब्रेड, खासकर सफेद ब्रेड, जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और पेट जल्दी नहीं भरता। इन दोनों चीजों को पचाने का तरीका भी अलग है। रोटी चबाने में ज्यादा मेहनत लगती है, जबकि ब्रेड का स्लाइस बहुत सॉफ्ट होता है। चबाना पाचन की पहली स्टेप है। इससे खाना सलाइवा के साथ मिक्स होता है और पेट को पचाने के लिए सिग्नल जाता है। रोटी में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे काम करने पर मजबूर करते हैं, जिससे पेट भरा भरा लगता है। वहीं ब्रेड इतनी सॉफ्ट होती है कि उसे चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वह बहुत जल्दी टूट जाती है। इससे ओवरराइटिंग का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग को मैं भर गया हूं वाला सिग्नल जल्दी नहीं मिलता। सॉफ्ट चीजें खाने की आदत से हमारी पाचन शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। और आखिर में सोचिए, हमारे खाने की संस्कृति से इनका क्या रिश्ता है। रोटी, चपाती, भाकरी, ये हमारे खान पान की परंपरा का हिस्सा है। घर पर रोटियां बनाना, आटे की आवाज, तवे पर उसकी खुशबू, ये सब रोजमर्रा की उस रस्म का हिस्सा है जो हमें अपने खाने से जोड़ती है। ये ताजा और जीवंत खाना है। फैक्ट्री ब्रेड भले ही सुविधाजनक है, लेकिन उसमें ये जुड़ाव नहीं है। वो एक जैसी स्टैंडर्डाइज्ड चीज है
जिसे लंबी शेल्फ लाइफ और बड़े पैमाने पर खपत के लिए बनाया गया है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में इसकी अपनी जगह है, लेकिन ये जरूरी है कि हम समझें कि पोषण और संस्कृति के लिहाज से ये हमारी सादी पौष्टिक देसी रोटी की जगह नहीं ले सकती, जिसने पीढ़ियों को पोषित किया है। ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि हर तरह की ब्रेड आपके लिए खराब है। फैक्ट्री में बनी ब्रेड के कुछ फायदे तो हैं, और इसी वजह से ये दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय हो गई है। सबसे बड़ा फायदा है सुविधा। हमारी व्यस्त जिंदगी में एक ऐसा खाना जो बिना पकाए सीधा खाया जा सके, वो बहुत बड़ी मदद है। कई बार सुबह जल्दी निकलना हो या शाम को थक कर लौटें, तब ब्रेड एक लाइफ सेवर बन जाती है। ये बहुत ही वर्सेटाइल है। आप इसे टोस्ट कर सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं या सूप के साथ भी खा सकते हैं। इसकी ये एडेप्टेबिलिटी इसे घर घर में एक आसान विकल्प बना देती है। दूसरा फायदा है इसकी लंबी शेल्फ लाइफ। प्रिजर्वेटिव्स की वजह से ब्रेड कई दिनों तक ताजा रह सकती है, जिससे खाना खराब होने का डर कम हो जाता है और रोज रोज मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन इलाकों में ताजा खाना आसानी से नहीं मिलता, वहां पैकेज्ड ब्रेड एक भरोसेमंद कैलोरी सोर्स बन जाती है। इसके अलावा कुछ ब्रेड्स में आयरन, फोलिक एसिड और बी विटामिन्स जैसे न्यूट्रिएंट्स भी फोर्टिफाई किए जाते हैं। भले ही इससे पूरे अनाज के पोषक तत्व वापस नहीं आते, लेकिन इससे कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को कम करने में मदद जरूर मिलती है, खासकर पब्लिक हेल्थ के लिए। लेकिन हमें इसके नुकसान भी समझने चाहिए। सबसे बड़ी चिंता है रिफाइंड फ्लोर साशो का इस्तेमाल। बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से वजन बढ़ना, हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कम फाइबर की वजह से पाचन में दिक्कत हो सकती है और पेट जल्दी नहीं भरता, जिससे ओवरईटिंग हो सकती है। इसमें जो शुगर ऐड की जाती है, वो भी हमारी रोज की शुगर इंटेक को बढ़ा देती है, जो पहले से ही ज्यादा है। ब्रेड को स्टेपल बना लेना डाइट को कम डाइवर्स और पोषक तत्वों से कमजोर बना सकता है, खासकर अगर तुलना करें पूरे अनाज से बनी डाइट से। एडिटिव्स और केमिकल्स की मौजूदगी भी चिंता का विषय है। भले ही इन्हें सेफ माना गया है, लेकिन रोज रोज इनका सेवन करने के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। कुछ लोगों को इन एडिटिव्स या ब्रेड में मौजूद यीस्ट और ग्लूटेन से एलर्जी या पाचन संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए बैलेंस जरूरी है। हमें ब्रेड को पूरी तरह गलत ठहराकर किचन से बाहर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे सुपरफूड मानकर हर रोज खाना भी सही नहीं है। हमें इसे उसी रूप में देखना चाहिए, एक सुविधाजनक प्रोसेस्ड फूड जिसे कभी कभार बैलेंस्ड डाइट के हिस्से के तौर पर खाया जा सकता है। हेल्दी ब्रेड चुनने का पहला कदम है खुद को एक फूड डिटेक्टिव बनाना। मतलब पैकेट के आगे लिखी बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर करें, जैसे हाई इन फाइबर या मेड विद गुडनेस, और सीधा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ें। इंग्रेडिएंट्स हमेशा वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा मात्रा वाले से शुरू होते हैं। अगर आपको सच में हेल्दी ब्रेड चाहिए, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होल व्हीट फ्लावर, आटा या कोई और पूरा अनाज होना चाहिए, जैसे होल ओट्स या होल रजी। अगर सबसे ऊपर रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा लिखा है, तो चाहे ब्रेड का रंग कुछ भी हो, असल में वो सफेद ब्रेड ही है। अब न्यूट्रिशन फैक्ट्स पैनल देखें। कुछ खास चीजों पर ध्यान दें। सबसे पहले फाइबर कंटेंट। एक अच्छी होल ग्रेन ब्रेड में हर स्लाइस में कम से कम 2-3 ग्राम फाइबर होना चाहिए। जितना ज्यादा फाइबर उतना अच्छा, क्योंकि इससे पेट भरा रहता है और पाचन भी दुरुस्त रहता है। दूसरा, शुगर कंटेंट देखें। स्वाद बढ़ाने और यीस्ट को फीड करने के लिए कई ब्रेड्स में शुगर ऐड की जाती है। कोशिश करें कि जिसमें शुगर सबसे कम हो वही लें। तीसरा, सोडियम या नमक की मात्रा देखें। प्रोसेस्ड फूड्स में नमक ज्यादा होता है और ब्रेड भी इसमें शामिल है। ज्यादा सोडियम हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। लेबल पढ़ने के अलावा पोर्शन कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। चाहे सबसे हेल्दी 100% होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड हो, अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो वजन बढ़ सकता है। एक सर्विंग आमतौर पर 1 या 2 स्लाइस होती है। ब्रेड को अपने खाने का एक हिस्सा माने, पूरा खाना नहीं। जैसे
नाश्ते में 4 स्लाइस टोस्ट की जगह 2 स्लाइस लें। साथ में प्रोटीन जैसे अंडा या स्प्राउट्स और एक फल भी शामिल करें। इससे आपका खाना बैलेंस्ड रहेगा। कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स सब मिलेंगे और पेट भी देर तक भरा रहेगा। ब्रेड को हमेशा दूसरे पौष्टिक खाने के साथ खाएं। आखिर में सबसे अच्छा सुझाव यही है कि प्रोसेस्ड ब्रेड को इमरजेंसी में रखें, रोजमर्रा की चीज न बनाएं। जब जल्दी में खाना हो तब ये बढ़िया है, लेकिन आम दिनों में ताजा घर का बना खाना ही प्राथमिकता दें। जब भी मौका मिले देसी रोटी, दलिया या पोहा को ब्रेड से ऊपर रखें। लेबल पढ़कर, पोर्शन कंट्रोल करके और डाइट में विविधता लाकर आप अपनी सेहत पर कंट्रोल पा सकते हैं। आप एक पैसिव कंज्यूमर से एक इन्फॉर्म्ड ईटर बन जाते हैं, जो अपने शरीर को लंबे समय तक पोषण देने वाले चुनाव करता है। हमने एक लंबा सफर तय किया, गेहूं के खेतों से लेकर फैक्ट्री की मशीनों तक और फिर आपके किचन टेबल तक। हमने देखा कि यह सीधी सादी सी ब्रेड असल में एक जटिल इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नतीजा है। ये आधुनिक तकनीक की देन है, जिसे सुविधा, एकरूपता और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए डिजाइन किया गया है। हमने ये भी जाना कि ब्रेड का रंग अक्सर धोखा दे सकता है और असली कहानी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की बारीकियों में छुपी होती है। इस सफर का मकसद आपको ब्रेड से डराना नहीं है, बल्कि सच और झूठ के बीच फर्क दिखाना है। ब्रेड कैसे बनती है, मैदा, एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स के साथ, इसकी जानकारी आपको ताकत देती है। अब आप समझ गए हैं कि असली होल व्हीट ब्रेड और ब्राउन कलर वाली सफेद ब्रेड में क्या फर्क है। आप ये भी जानते हैं कि घर की बनी रोटी पोषण के मामले में फैक्ट्री ब्रेड से कितनी अलग और बेहतर है। ये जागरूकता आपके पास सबसे बड़ा हथियार है। इससे आप सुपरमार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ सही चुनाव कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए। इससे आप मार्केटिंग की चालों से आगे बढ़कर खाने को उसके असली रूप में देख सकते हैं। ब्रेड की बात सिर्फ ब्रेड तक सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे खाने के नजरिए का हिस्सा है। आज हम चारों तरफ प्रोसेस्ड फूड से घिरे हैं, जो सुविधा और स्वाद का वादा करते हैं। इनका भी अपना स्थान है, लेकिन अगर डाइट का आधार यही बन जाए तो सेहत पर लंबी अवधि में असर पड़ता है। असली बात है संतुलन। जब समय कम हो तो सैंडविच का मजा लें, लेकिन जब मौका मिले तो ताजा और सीधा सादा घर का खाना भी जरूर खाएं। ब्रेड को एक विकल्प की तरह रखें, न कि रोजमर्रा का नियम बना लें। अपने शरीर की सुने, विविधता को प्राथमिकता दें और जितना हो सके नेचुरल खाने का चुनाव करें। आखिरकार आपकी थाली में क्या है, ये आपका फैसला है। खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये संस्कृति, स्वाद और सेहत का भी सवाल है। जब आप सोच समझकर चुनाव करते हैं तो आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे, बल्कि अपने शरीर को पोषण दे रहे हैं और अपनी सेहत का सम्मान कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप ब्रेड का पैकेट उठाएं, एक पल रुकिए, उसकी कहानी याद कीजिए, लेबल पढ़िए, समझिए कि क्या ले रहे हैं और सोच समझकर फैसला लीजिए। क्योंकि एक हेल्दी जिंदगी बनती है हर खाने, हर इंग्रेडिएंट और हर सोच समझकर लिए गए फैसले से। आपकी थाली आपका कैनवास है और उसमें सेहत और ऊर्जा की तस्वीर आप खुद बना सकते हैं। हम जब भी लिपस्टिक के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक सुंदर सा रंग जैसे रेड, पिंक या नूड, एक प्यारी सी खुशबू शायद वनीला या स्ट्रॉबेरी जैसी, और इससे लगाने के बाद जो ग्लैमर और कॉन्फिडेंस मिलता है वो तो अलग ही है। लिपस्टिक एक छोटी सी चीज है, पर ये हमारे पूरे लुक को बदल सकती है। ये हमें स्पेशल फील कराती है, जैसे हम किसी पार्टी के लिए तैयार हो रहे हों या बस अपने दिन को थोड़ा और कलरफुल बना रहे हों। ये सिर्फ एक मेकअप प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक फीलिंग है, एक स्टाइल स्टेटमेंट है। हम अक्सर इसके शेड्स और ब्रांड्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसके अंदर क्या है? लिपस्टिक की दुनिया बाहर से बहुत चमकदार दिखती है। टीवी एड्स में मॉडल्स हमेशा परफेक्ट पाउच के साथ मुस्कुराती हैं। मैगजीन्स में हर नए शेड को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो हमारी लाइफ बदल देगा। हम इसकी पैकेजिंग देखते हैं, इसका टेक्सचर फील करते हैं और इसकी खुशबू से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब देखकर लगता है कि लिपस्टिक तो बस फूलों और अच्छी चीज़ों से ही बनती होगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये छोटी सी रंग बिरंगी स्टिक सच में उतनी ही मासूम है जितनी दिखती है? अक्सर हम इसके पीछे की कहानी को नज़रअंदाज कर देते हैं
क्योंकि ग्लैमर के आगे हमें कुछ और सोचना ही नहीं होता। हमें लगता है ये बस रंग और मॉम का मिक्सचर है, पर धीरे धीरे लोगों के मन में कुछ सवाल उठने लगे हैं। ये इतनी स्मूथ कैसे है? इसका रंग इतना पक्का कैसे रहता है? और इसमें जो मीठी सी खुशबू आती है वो असली है या नकली? कभी कभी मन में ये भी ख्याल आता है कि ये चीजें बनती कहाँ हैं और इन्हें बनाता कौन है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में अब लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। वो अब सिर्फ ब्रांड का नाम या रंग देखकर चीजें नहीं खरीदते। अब वो जानना चाहते हैं कि जो चीज वो अपने होठों पर लगा रहे हैं उसके अंदर आखिर है क्या? क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है? ये सवाल अब सिर्फ कुछ लोगों के नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के मन में है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी ग्लैमर के पर्दे के पीछे की। हम अक्सर सुनते हैं कि सुंदरता के लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ता है, पर क्या इसका मतलब ये है कि हम अनजाने में ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी ही ना हो? लिपस्टिक हमारे मुंह के इतने पास होती है कि हम चाहे या ना चाहे थोड़ी सी तो हमारे अंदर जाती है। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या बस अपने होठों को टच करते हैं तो लिपस्टिक का कुछ हिस्सा पेट में चला जाता है। इसलिए ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने शरीर के अंदर क्या ले रहे हैं। चलिए आज इस चमक के पीछे छुपे सच को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अब सोचो, एक बड़ी सी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी, जहां हजारों लाखों लिपस्टिक्स एक साथ बन रही हैं। बाहर से बिल्डिंग बहुत साफ सुथरी और मॉडर्न दिखती है, पर अंदर क्या हो रहा है? अंदर बड़े बड़े मशीन्स हैं जो दिन रात चल रहे हैं। एक तरफ से कुछ रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल डाला जाता है और दूसरी तरफ से चमकदार पैकिंग में बैंड लिपस्टिक निकालती है। ये प्रोसेस देखने में बहुत सिंपल लग सकता है, पर इसके पीछे एक पूरा साइंस और बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे होते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर कंपनी अपनी रेसिपी को एक राज की तरह रखती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि आपको पता चले कि उनकी सीक्रेट फॉर्मूला में क्या क्या मिलाया गया है। फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं। कुछ तो तेल, ऑयल्स और मॉम वैक्स जैसे होते हैं जो हमें समझ आते हैं, लेकिन बहुत सारे अजीबोगरीब नाम वाले केमिकल पाउडर्स और लिक्विड्स भी होते हैं। इन चीजों को बड़े बड़े मिक्सर्स में डालकर घंटों तक मिलाया जाता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है ताकि सब कुछ आपस में आराम से मिक्स हो जाए। कई बार इन इंग्रेडिएंट्स में पशुओं से मिली चर्बी यानी एनिमल फैट्स का भी इस्तेमाल होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये लिपस्टिक को क्रीमी टेक्सचर देने में मदद करता है। ये इंडस्ट्री का एक ऐसा सच है जिसे अक्सर छुपाया जाता है। ये जो हम लिपस्टिक लगाते हैं ये बस रंग और मॉम का घोल नहीं है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि यह जल्दी खराब ना हो। इसमें इमोलिएंट्स डाले जाते हैं ताकि होंठ नरम रहे, और इसमें ऐसी चीजें भी डाली जाती हैं जिससे इसका रंग फीका ना पड़े। ये सब केमिकल्स होते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मास्क और ग्लव्स पहनकर काम करते हैं क्योंकि कुछ केमिकल्स डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आने पर अच्छे नहीं होते। तो सोचिए, वही चीज जब लिपस्टिक बनकर हमारे होठों पर लगती है तो उसका असर क्या होता होगा। इंडस्ट्री ये सब इसलिए करती है ताकि आपको एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिल सके जो लंबा चले और सुंदर दिखे। सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट्री का फोकस प्रोडक्ट को बेचना होता है, न कि आपको हर इंग्रेडिएंट की जानकारी देना। उनका काम है एक ऐसी लिपस्टिक बनाना जो आपको पसंद आए और आप उसे बार बार खरीदो। इसलिए वो ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो सस्ती हो और काम भी अच्छा करे। इसमें उन्हें पशुओं से मिले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़े या कोई सिंथेटिक केमिकल, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक वो लीगल लिमिट्स के अंदर हो। असलियत ये है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ग्लैमर और मार्केटिंग पर चलती है। जो दिखता है वही बिकता है, और इस दिखावे के पीछे फैक्ट्री के दरवाजों के अंदर बहुत सारे ऐसे राज दफन होते हैं जिनके बारे में आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। लिपस्टिक बनाने का प्रोसेस एक रेसिपी की तरह है जिसमें अलग अलग चीजों को सही मात्रा में मिलाना पड़ता है। इसका सबसे में इंग्रेडिएंट होता है वैक्स यानी मॉम। अलग अलग तरह के मॉम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बीस वैक्स मधुमक्खी के छत्ते से, करनौबा वैक्स एक पेड़ से मिलता है, या कंदेलिला वैक्स। ये मॉम लिपस्टिक को उसका शेप देता है, उसे ठोस बनाता है ताकि वो ट्यूब में टिकी रहे और आपके होठों पर आसानी से लग सके। बिना मॉम के लिपस्टिक सिर्फ एक रंग वाला तिल बनकर रह जाएगी। मॉम की क्वालिटी और टाइप पर डिपेंड करता है कि लिपस्टिक कितनी हार्ड या सॉफ्ट होगी। ये इसका बेस है, जैसे एक केक का बेस होता है। मॉम के बाद दूसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है ऑयल यानी तेल। इसमें कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल सबसे कॉमन है। इसके अलावा मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या लानोलेन जो भेड़ के ऊन से मिलता है भी इस्तेमाल हो सकता है।
टेल लिपस्टिक को स्मूथ बनाता है और उसे चमक देता है। ये आपके होंठों को ड्राई होने से भी बचाता है और लिपस्टिक को फैलाने में मदद करता है। कुछ कंपनीज इसे और क्रीमी बनाने के लिए कोको बटर या शिया बटर भी डालती हैं। पर यहाँ एक और सच है, कुछ सस्ती लिपस्टिक्स में एनिमल फैट्स यानी पशुओं की चर्बी का भी इस्तेमाल होता है। ये सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर ये सच है। ये चीजें लिपस्टिक को एक रिच टेक्सचर देती हैं, पर इसके बारे में पैकेजिंग पर साफ साफ नहीं लिखा होता। अब आती है रंग की बारी। रंग के बिना तो लिपस्टिक अधूरी है। रंगों को पिगमेंट्स कहते हैं। ये पिगमेंट्स या तो मिनरल्स से आते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड्स, जिससे रेड और ब्राउन कलर मिलता है, या फिर सिंथेटिक होते हैं, यानी फैक्ट्री में केमिकल्स से बनाए जाते हैं। इन पिगमेंट्स को पहले तेल और मोम के साथ अलग से पीसा जाता है, ताकि कोई गांठ ना रह जाए और रंग एकदम स्मूथ हो। इस प्रोसेस को मिलिंग कहते हैं। जितनी अच्छी मिलिंग होगी, उतना ही अच्छा और एक जैसा रंग लिपस्टिक में आएगा। इसी स्टेज पर अलग अलग पिगमेंट्स को मिक्स करके नए नए शेड्स बनाए जाते हैं। एक परफेक्ट रेड या पिंक बनाने के लिए कई तरह के रंगों को मिलाना पड़ता है। जब ये सारा मिक्सचर, मोम, टेल और रंग अच्छे से तैयार हो जाता है, तब इससे बड़े बड़े बर्तनों में गर्म किया जाता है। गर्म करने से सब कुछ पिघलकर एक लिक्विड बन जाता है। फिर इस गर्म लिक्विड को लिपस्टिक के मोल्ड्स यानी सांचों में डाला जाता है। ये सांचे ठंडे किए जाते हैं, जिससे लिक्विड लिपस्टिक जाम कर अपने शेप में आ जाती है। इसके बाद इन लिपस्टिक स्टिक्स को सांचे से निकालकर उसके फैंसी केस या ट्यूब में डाल दिया जाता है। आखिरी स्टेप होता है क्वालिटी चेक, जिसमें देखा जाता है कि लिपस्टिक का शेप, कलर और टेक्सचर ठीक है या नहीं। और बस आपकी पसंदीदा लिपस्टिक मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाती है। जब हम कोई लिपस्टिक खरीदते हैं तो उसके बॉक्स पर छोटे छोटे अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिखी होती है, पर क्या हम उसे कभी पढ़ते हैं? शायद नहीं। और अगर पढ़ते भी हैं तो उसमें लिखे अजीबोगरीब केमिकल नाम हमें समझ ही नहीं आते, जैसे पोलीबुटेने, ऑक्टिल्डोडेकानॉल या प्रोपिलपाराबेन। ये नाम जानबूझकर इतने मुश्किल रखे जाते हैं ताकि आम इंसान उनका मतलब न समझ पाए। कंपनी आपको ये नहीं बताना चाहती कि उन्होंने इसमें क्या क्या मिलाया है। वो बस कानून का पालन करने के लिए ये लिस्ट दे देते हैं, पर इस तरह से कि वो आपके किसी काम ना आए। ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन छुपाने का तरीका है। सबसे बड़ी समस्या है इंग्रेडिएंट्स के सोर्स, यानी वो कहाँ से आए हैं, इसका पता ना चलना। लिस्ट में लानोलिन लिखा हो सकता है, पर ये नहीं लिखा होगा कि ये भेड़ के ऊन से निकाला गया एक प्रोडक्ट है। अगर टैलो लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें पशु की चर्बी है, पर ये कौन से पशु की है, ये जानकारी नहीं दी जाती। इससे उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो वेजिटेरियन हैं या किसी धार्मिक कारण से पशुओं से बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कंपनीज फ्रेग्रेंस या परफ्यूम जैसे शब्द लिखकर भी बहुत कुछ छुपा लेती हैं। इस एक शब्द के पीछे 100 से भी ज्यादा अलग अलग केमिकल्स हो सकते हैं, जिनके नाम बताना जरूरी नहीं समझा जाता। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी छुपाई जाती है क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो शायद बहुत से लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना बैंड कर देंगे। सोचो, अगर लिपस्टिक के बॉक्स पर साफ साफ लिखा हो मेड विद एनिमल फैट एंड इंसेक्ट एक्सट्रैक्ट्स, तो क्या आप उसे उतने ही आराम से खरीदेंगे? शायद नहीं। इसलिए कंपनीज केमिकल नामों का सहारा लेती हैं। एक और ट्रिक है डिराइव्ड फ्रॉम, यानी इस चीज से बना हुआ कहना। जैसे वो लिख सकते हैं प्लांट डिराइव्ड ग्लाइसरीन ताकि अच्छा लगे, लेकिन अगर सिर्फ ग्लाइसरीन लिखा है तो वो एनिमल फैट से भी बना हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, पर इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है। इस लेबलिंग के खेल में कस्टमर हमेशा अंधेरे में रहता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या खरीद रहे हैं। हमें बस एक सुंदर प्रोडक्ट दिखता है जिसका रंग हमें पसंद है, पर उस रंग और चमक के पीछे की असलियत उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में छुपी होती है, जिसे पढ़ना और समझना एक पहेली को सुलझाने जैसा है। ये हमारा अधिकार है कि हमें पता हो कि हम अपने शरीर पर क्या लगा रहे हैं, पर इंडस्ट्री के इस जाल में यह अधिकार हमसे छीन लिया जाता है। इसलिए थोड़ा रिसर्च करना और इन नामों के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम एक बेहतर डिसीजन ले सकें। लिपस्टिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका रंग। ये रंग कहाँ से आते हैं, इसके पीछे भी एक दिलचस्प और कभी कभी हैरान करने वाली कहानी है। कुछ रंग तो बहुत नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, जैसे लाल और भूरे रंग के लिए अक्सर आयरन ऑक्साइड्स का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का मिनरल है जो जमीन से मिलता है। यह वही चीज है जिसे जंग यानी रस्ट बनता है, पर इसे साफ करके कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। यह बिल्कुल सेफ माना जाता है। इसी तरह सेफ्ड रंग के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जो एक और मिनरल है। इन मिनरल्स को पीसकर पाउडर बनाया जाता है और फिर लिपस्टिक में मिलाया जाता है। लेकिन हर रंग इतना सिंपल नहीं होता।
खास करके जो ब्राइट रेड और पिंक रंग होते हैं उनके पीछे एक छोटा सा कीड़ा हो सकता है। इस कीड़े का नाम है कोचिनील। ये कीड़े कैक्टस के पौधों पर पाए जाते हैं। इन्हें सुखाकर पीसा जाता है जिससे एक बहुत ही गहरा लाल रंग निकलता है जिसे करमाइन या CI 75470 के नाम से जाना जाता है। हजारों सालों से इस रंग का इस्तेमाल कपड़े रंगने से लेकर खाने की चीजों और मेकअप में होता आ रहा है। तो अगली बार जब आप कोई खूबसूरत लाल लिपस्टिक देखें तो हो सकता है कि उसका रंग इन छोटे छोटे कीड़ों से आया हो। ये बिल्कुल नेचुरल है, पर जो लोग वीगन हैं या कीड़ों से बने प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहते उनके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। मिनरल्स और कीड़ों के अलावा बहुत सारे रंग आजकल लेबोरेटरी में यानी सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं। इन्हें डाइज और पिगमेंट्स कहते हैं। ये केमिकल्स से बनाए जाते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि इनमें बहुत वैरायटी मिल जाती है। आपको हर तरह का शेड मिल सकता है, नीला, हरा, चमकने वाला, कुछ भी। ये सिंथेटिक रंग अक्सर सस्ते भी पड़ते हैं और उनका कलर बहुत पक्का होता है, लेकिन इनके साथ एक रिस्क जुड़ा होता है। कुछ सिंथेटिक डाइज में हैवी मेटल्स जैसे लीड, कैडमियम और मर्क्यूरी बहुत कम मात्रा में हो सकते हैं। ये मेटल्स प्रोसेस के दौरान अनजाने में आ जाते हैं। कानून के हिसाब से इन हैवी मेटल्स की एक लिमिट तय की गई है। कंपनीज को ये सुनिश्चित करना होता है कि उनके प्रोडक्ट में इनकी मात्रा उस लिमिट से ज्यादा ना हो, लेकिन लिमिट का मतलब जीरो रिस्क नहीं होता। थोड़ी बहुत मात्रा तो फिर भी रह जाती है। और जब हम रोज लिपस्टिक लगाते हैं सालों तक, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा हो सकती है। इसलिए रंगों की दुनिया जितनी रेंजिंग दिखती है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। वो रंग पत्थर से आ सकता है, कीड़े से आ सकता है या फिर एक केमिकल रिएक्शन से। और हर सोर्स की अपनी एक कहानी और अपना एक रिस्क होता है। हर लिपस्टिक की अपनी एक खुशबू होती है। कुछ में हल्की सी वनीला की महक आती है, कुछ में फालोन जैसी, तो कुछ में बिल्कुल कोई खुशबू नहीं होती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये खुशबू डाली क्यों जाती है? अक्सर हमें लगता है कि ये हमें अच्छा फील कराने के लिए है, और ये बात कुछ हद तक सच भी है। एक अच्छी खुशबू प्रोडक्ट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। जब आप लिपस्टिक खोलते हैं और उसे एक प्यारी सी स्मेल आती है तो आपको उसे इस्तेमाल करने का और मन करता है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ताकि आपका एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो। इससे प्रोडक्ट में एक लग्जरी वाली फीलिंग आती है। लेकिन इसका एक और ज्यादा जरूरी कारण है। असलियत में लिपस्टिक बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे अलग अलग तेल, मोम और केमिकल्स, उन सब की अपनी एक अजीब सी स्मेल होती है। ये स्मेल अक्सर बहुत तेज और अनप्लेजेंट हो सकती है, थोड़ी केमिकल जैसी या मोमबत्ती जैसी। अगर लिपस्टिक को बिना किसी खुशबू के बेचा जाए तो शायद कोई भी उसे अपने होंठों पर लगाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कंपनीज इस असली स्मेल को छुपाने के लिए या मास्क करने के लिए उसमें तेज खुशबू वाले परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंसेस डालती हैं। ये आर्टिफिशियल खुशबू उन सारे रॉ मटेरियल्स की बदबू को दबा देती है। ये जो फ्रेग्रेंस या पारफ्यूम इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा होता है, यह अपने आप में एक राज है। कानून के मुताबिक कंपनीज को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने इस खुशबू को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया है। इससे ट्रेड सीक्रेट यानी व्यापारिक राज माना जाता है। एक फ्रेग्रेंस के पीछे 50, 100 या उससे भी ज्यादा अलग अलग केमिकल्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ केमिकल्स सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए अच्छे नहीं हो सकते और उनसे एलर्जी या इरिटेशन हो सकती है। पर क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं होता, तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि प्रॉब्लम किस चीज से हो रही है। इसलिए जब आप कोई बहुत ज्यादा खुशबू वाली लिपस्टिक इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो खुशबू शायद उसके असली इंग्रेडिएंट्स की स्मेल को छुपाने के लिए डाली गई है। कुछ लोग फ्रेग्रेंस फ्री यानी बिना खुशबू वाले प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ज्यादा नेचुरल होते हैं। पर कभी कभी फ्रेग्रेंस फ्री का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोई खुशबू डाली ही नहीं गई। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ और केमिकल्स डाले गए हैं जो सारी स्मेल्स को काट कर उसे न्यूट्रल बना देते हैं। तो ये खुशबू का खेल भी इंडस्ट्री का एक तरीका है जिससे प्रोडक्ट को बेचने लायक बनाया जाता है। आजकल वीगन शब्द बहुत सुनने को मिलता है, खास करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। पर वीगन लिपस्टिक का मतलब क्या है और ये नॉर्मल लिपस्टिक से अलग कैसे होती है? सीधे शब्दों में, वीगन लिपस्टिक वो होती है जिसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होता जो किसी जानवर या पशु से आया हो। इसका मतलब है कि इसमें न तो पशुओं की चर्बी, न भेड़ के ऊन से मिलने वाला लानोलीन, न मधुमक्खी के छत्ते से निकला मोम और न ही कोचिनील कीड़ों से बना करमाइने रंग। वीगन प्रोडक्ट्स का मकसद होता है कि उनके बनने में किसी भी जीव को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके विपरीत नॉर्मल या स्टैंडर्ड लिपस्टिक में इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। जैसा कि हमने पहले बात की, लानोलीन होंठों को नरम करने के लिए,
बीसवैक्स लिपस्टिक को शेप देने के लिए और कारमाइन लाल रंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये चीजें पशुओं से मिलती हैं, इसलिए इन्हें वीगन नहीं माना जाता। वीगन लिपस्टिक बनाने वाली कंपनीज इनकी जगह पर प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे बीसवैक्स की जगह वो कंदेलिला वैक्स या करनौबा वैक्स जो पौधों से मिलते हैं यूज करती हैं। लनोलिन की जगह शिया बटर या कोकोआ बटर का इस्तेमाल होता है और करमाइन रंग की जगह वो मिनरल्स या सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हैं। फैक्ट्री के लेवल पर इसका मतलब है कि इंग्रेडिएंट्स को सोर्स करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। वीगन प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके सप्लायर्स भी वीगन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। उन्हें ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि उनका कोई भी रॉ मटेरियल एनिमल डिराइव्ड नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, वीगन और क्रुएल्टी फ्री दो अलग अलग चीजें हैं। वीगन का मतलब है कि प्रोडक्ट में एनिमल इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, जबकि क्रुएल्टी फ्री का मतलब है कि प्रोडक्ट या उसके इंग्रेडिएंट्स को जानवरों पर टेस्ट नहीं किया गया है। एक प्रोडक्ट वीगन हो सकता है पर जरूरी नहीं कि वो क्रुएल्टी फ्री हो। तो जब आप एक वीगन लिपस्टिक खरीदते हैं तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट चुन रहे हैं जिसमें पशुओं से मिले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं होता। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो एथिक्स या पर्सनल बिलीफ के कारण एनिमल प्रोडक्ट से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीगन लिपस्टिक हमेशा सेफर या बेटर होती है। उसमें भी सिंथेटिक केमिकल्स और हेवी मेटल्स हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लिपस्टिक की तरह। फर्क सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के सोर्स का है। इसलिए चाहे आप वीगन लिपस्टिक लें या नॉर्मल, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को पढ़ना और कंपनी के बारे में रिसर्च करना हमेशा एक अच्छी आदत है। हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। ये इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए सेफ है या नहीं। लिपस्टिक की टेस्टिंग में भी कुछ चीजें चेक की जाती हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें देखा जाता है कि लिपस्टिक अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग माहौल में खराब तो नहीं हो रही। क्या वो गर्मी में पिघल रही है? क्या ठंड में बहुत ज्यादा सख्त हो रही है? इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, जिसमें ये चेक करते हैं कि कहीं लिपस्टिक में बैक्टीरिया या फंगस तो नहीं है जो स्किन पर इन्फेक्शन कर सकता है। एक और जरूरी टेस्ट होता है पैच टेस्ट। इसमें लिपस्टिक का छोटा सा सैंपल इंसान की स्किन पर, अक्सर हाथ या पीठ पर लगा कर देखा जाता है कि कहीं इससे कोई एलर्जी, खुजली या लालपन तो नहीं हो रहा। ये शॉर्ट टर्म सेफ्टी को चेक करने के लिए होता है। ये टेस्ट बताता है कि प्रोडक्ट लगाने के तुरंत बाद या कुछ घंटों में कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। इसके अलावा हेवी मेटल्स जैसे लीड और आर्सेनिक की मात्रा को भी चेक किया जाता है ताकि वो कानूनी लिमिट के अंदर हो। ये सभी टेस्ट्स प्रोडक्ट की इमीडिएट सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। कंपनीज ये सारे टेस्ट्स करवाती हैं ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए अप्रूव हो सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है जो मिस हो जाती है, वो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की स्टडी। कोई भी कंपनी यह टेस्ट नहीं करती कि अगर कोई इंसान उनकी लिपस्टिक को रोज दिन में 2-3 बार 10 साल या 20 साल तक लगाए तो उसके शरीर पर क्या असर होगा। ऐसी स्टडीज बहुत लंबी, महंगी और मुश्किल होती हैं, इसलिए इन्हें किया ही नहीं जाता। हमें ये तो पता है कि लिपस्टिक लगाने से तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा, पर धीरे धीरे सालों में उसके अंदर के केमिकल्स हमारे शरीर में जमा होकर क्या असर दिखाएंगे, इसके बारे में कोई सॉलिड डेटा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए लिखने से भी कंपनीज अपनी जिम्मेदारी से बच जाती हैं। पर लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो होंठों पर लगता है और वहाँ से उसका थोड़ा सा हिस्सा खाने पीने के साथ अंदर जाना लाजमी है। एक रिसर्च के अनुसार एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में अनजाने में कई पाउंड लिपस्टिक खा जाती है, तो एक्सटर्नल यूज ओनली कहना आधी सच्चाई है। टेस्टिंग इस बात को ध्यान में रख कर नहीं की जाती कि प्रोडक्ट अंदर भी जाएगा, तो जो टेस्टिंग होती है वो ज़रूरी है पर अधूरी है। वो हमें शॉर्ट टर्म सेफ्टी की गारंटी तो देती है पर लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स के बारे में खामोश रहती है। इतनी सारी बातें जानने के बाद हो सकता है कि आपको लिपस्टिक से थोड़ा डर लगने लगे, पर इस ऐसे का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है। लिपस्टिक इस्तेमाल करना बैन कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये हमारी लाइफ का, हमारे स्टाइल का एक हिस्सा है। जरूरत इस बात की है कि हम इससे डर से नहीं बल्कि जानकारी के साथ इस्तेमाल करें। जब आपको पता होता है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक बेहतर और सुरक्षित चुनाव कर सकते हैं। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अब आप जानते हैं कि फ्रेग्रेंस का क्या मतलब हो सकता है या कारमाइन कहाँ से आता है। इस जानकारी को इस्तेमाल करें। जब भी आप नई लिपस्टिक खरीदें तो थोड़ा समय निकालकर उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पर नजर डालें। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आपको कुछ नामों की आदत हो जाएगी। आप पैराबेन फ्री, फ्थालेटी फ्री जैसे लेबल्स वाले प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं।
अगर आपको पशुओं से बने प्रोडक्ट्स से परहेज है तो वीगन और क्रूअल्टी फ्री लोगोस को चेक करें। आजकल इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स और एप्स हैं जो आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में आसान भाषा में बता सकती हैं। थोड़ी सी रिसर्च आपको एक ऐसी लिपस्टिक चुनने में मदद कर सकती है जो आपके लिए बेहतर हो। ब्रांड के नाम या सुंदर पैकेजिंग से आगे देखें। कानून के दायरे में रहना और बिल्कुल सेफ होना दो अलग बातें हैं। जैसे हमने देखा, हेवी मेटल्स की एक लीगल लिमिट है पर वो 0 नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ा रिस्क तो हमेशा रहता है, इसलिए हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे खाना खाने से पहले लिपस्टिक को टिश्यू से हल्का सा पोंछ लेना एक अच्छी आदत है। इससे आपके पेट में जाने वाली लिपस्टिक की मात्रा कम हो जाएगी। दिन में बार बार लिपस्टिक लगाने से बचें। अगर जरूरत ना हो तो ना लगाएं। रात को सोने से पहले हमेशा अपने मेकअप को, खास करके लिपस्टिक को अच्छे से साफ करें ताकि आपकी स्किन सांस ले सके। ये छोटी छोटी आदतें लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क ला सकती हैं। अंत में, लिपस्टिक एक सेलिब्रेशन है, खुद का, रंगों का और कॉन्फिडेंस का। इससे एंजॉय करें, पर अब आप इसे एक नई नजर से देखें। एक जागरूक कंज्यूमर बने। अपने आप से सवाल पूछें, ब्रांड्स से सवाल पूछें। आपके पास चयन करने की शक्ति है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। जब हम सब मिलकर बेहतर और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स की मांग करेंगे तो कंपनीज भी बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगी। तो अगली बार जब आप अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगाएं तो यूज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगाएं। इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आपने एक सोच